लर्निंग विद यूट्यूब पर आप सभी बच्चों का फिर से स्वागत है। आज आपके सामने एक ऐसी क्लास जो कि क्लास 10th यूपी बोर्ड के लिए बहुत ही स्पेशल क्लास है। आज आपके सामने साइंस का मॉडल पेपर करा रहे हैं, यानी कि प्रीवियस का जो मॉडल पेपर था वो करा रहे हैं। आज आपके सामने एक ऐसी क्लास रहेगी जो कि बोर्ड एग्जाम में कितने कम समय में कितने ज़्यादा क्वेश्चन होंगे और कैसे हम 70 में से 70 नंबर ला पाते हैं। तो बच्चे, मैं बताऊंगा आज आपके सामने एक ऐसी ट्रिक बताऊंगा, यहाँ से 100 ट्रिक बताऊंगा जिससे कि आप पूरे 70 में से लगभग 65, 68 या 70 नंबर ला सकते हैं। ठीक है बच्चे, तो इस वीडियो को पूरे कंप्लीट देखें। वीडियो कंप्लीट देखकर आप पूरी वीडियो कंप्लीट देखकर आप जो है इस मेरे तरीकों को अप्लाई करोगे। अगर मेरे तरीकों को आप अगर अप्लाई कर दोगे, अगर जैसा तरीका मैं आपको सिखा रहा हूँ वैसे तरीके से आप अगर बोर्ड एग्जाम को अप्लाई करोगे तो आपके नंबर मैं मानता हूं कि 70 में 70 नंबर ही आएंगे। ठीक है बच्चे, दो पेपर मेरे हाथ में है, प्रीवियस पेपर है। ये 2023 का है जबकि ये 2022 का है। तो बच्चे, इसमें जो एनसीईआरटी का सवाल हटे हुए हैं इस साल बोर्ड में, तो वो मैंने हटा दिए हैं, एक नया सवाल लगा दिया है यहाँ पे। तो बच्चे, यहाँ पे जो क्वेश्चन की बात करेंगे तो बेटा मैं क्वेश्चन पेपर 2000 पहले करा रहा हूँ 22 का, फिर कुछ दिनों बाद आपसे 4 से 5 दिनों बाद नई वीडियो आएगी तो उसमें कराऊंगा आपको 2023 का क्वेश्चन। ठीक है, तो बच्चे यहाँ पर जो मैं 2023 का पहले करा रहा हूँ, सॉरी 2023 का पहला करा रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे लिख रखा है बोर्ड पर, ज़्यादा बात नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट आपको सिखाने की कोशिश करूँगा और आप पूरे मन से ये पूरी वीडियो कंप्लीट देखो। आपको 101% मैं आपसे कह रहा हूँ कि बच्चे आपको 70 में 70 नंबर खींचोगे आप, लेकिन तरीका मैं बता रहा हूँ। ठीक है, देखो तो बेटा हम बात करें कक्षा 10 की, हम बात कर रहे हैं क्लास 10 की। अगर बात करें क्लास 10 में हम बात कर रहे हैं विज्ञान की। क्लास 10 में हम बात किसी कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं बेटा विज्ञान की। देखो बच्चे, पेपर जो है हमारे पास, ये जो पेपर है, पेपर के ऊपर लिखा हुआ आगा आपका अनुक्रमांक और उसके साथ लिखा होगा आपका नाम। तो बेटा ऊपर लिखा हुआ अनुक्रमांक, साथ में क्या लिखा हुआ होगा, नाम लिखा हुआ होगा। ठीक है, 2023 का पेपर करा रहे हैं हम, मॉडल पेपर विज्ञान का। इधर जो लिखा हुआ होगा पेपर के इधर की साइड में जो लिखा हुआ आता वो आता बच्चे, जैसे कि यहाँ लिख रखा है 824 ईपी, 824 ईपी लिख रखा है। तो बेटा ये होता है पेपर कोड। ठीक है, साथ में इसके नीचे जस्ट लिखा हुआ होता है पूर्णांक कितने नंबर का पेपर होता है, 70 नंबर पेपर होता है। कितने समय में पेपर करना होता है, तो बच्चे समय में करना होता है 3 मिनट 15 मिनट, 3 घंटे 15 मिनट में, सॉरी 3 घंटे 15 मिनट में आपको पेपर करना होता है। पेपर की कंडीशन की अगर हम बात कर दें तो यहाँ पे सामान्य निर्देशांक से लिख रखे हैं, वो मैं डायरेक्ट आपको सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। देखो तो बच्चे, कंडीशन ये है कि आपका जो साइंस का पेपर होगा वो 2 खंडों में डिवाइड होगा, खंड आ और खंड बा। खंड आ में जो होगा सारे टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेंगे वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, जबकि खंड बा में जो होंगे वो क्वेश्चन होंगे विद न्यूमेरिकल और ग्राफिकल जो होगा, कंडीशन सब होगा उसमें। ठीक है, तो बच्चे यहाँ लिख रखा है मैंने, यहाँ पे लिख रखा है बच्चे कि मैंने खंड आ में, खंड आ की अगर हम बात करें, खंड आ की अगर हम बात करेंगे तो बेटा खंड आ में लिख रखा है, खंड आ में लिख रखा है, उसका भी उपखंड लिख रखा है, उसका भी उपखंड कै खे गे है। उपखंड क्या की बात करेंगे तो उसमें 1 से लेकर 7 तक जो क्वेश्चन होंगे वो फिजिक्स के होंगे, जबकि 8 से लेकर 13 तक क्वेश्चन जो होंगे वो केमिस्ट्री के होंगे, जबकि 14 से लेकर 20 तक जो क्वेश्चन होंगे वो काय के होंगे, बायो के होंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे। तो आगे बात करें खंड बा की बात करेंगे तो खंड बा में बात करेंगे 21, 22, 23, 24 में जो क्वेश्चन होगा फिजिक्स का होगा, 25, 26, 27 में क्वेश्चन जो होगा किसका होगा, केमिस्ट्री का होगा। बच्चे 28, 29, 30, 31 में क्वेश्चन जो होगा किसका होगा, वो बायो का होगा। तो बच्चे टोटल की अगर हम बात करें तो बेटा 25 नंबर का आपका आगा फिजिक्स, 25 नंबर का आपका क्या आगा, फिजिक्स, क्योंकि 21 वाला क्वेश्चन भी 4 नंबर का होगा, 22 वाला भी 4 नंबर का, 23 वाला भी 4 नंबर का और 24 वाला जो होगा वो 6 नंबर का होगा। टोटल काउंटिंग करेंगे तो बच्चे 18 नंबर, 18 आपको यहाँ से इसके लॉन्ग क्वेश्चन पा रहे हैं, जबकि इसके 7 नंबर जो आएंगे आपको फिजिक्स के वो काय में से आएंगे, ऑब्जेक्टिव से आएंगे। टोटल नंबर कितने नंबर का फिजिक्स आएगा बेटा, 25 का आएगा। केमिस्ट्री की बात करें तो बेटा देखो 4 नंबर में 25 में क्वेश्चन होगा, 26 में क्वेश्चन में 4 नंबर का होगा, 27 में क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। तो बेटा टोटल जो होगा यहाँ पे होगा हमारे पास 14 नंबर, सही है 14 नंबर, और 6 नंबर आपको केमिस्ट्री में यहाँ मिल रहे हैं। तो बेटा केमिस्ट्री जो आती है वो आती है क्या नंबर की, 20 नंबर की आती है। अगर हम बायो की बात करें तो 28 में क्वेश्चन भी 4 नंबर का होगा, 29 में क्वेश्चन 4 नंबर का होगा, 30 में क्वेश्चन भी 4 नंबर का होगा, 31 में क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। सबको अगर हम ऐड कर दें तो बच्चे यहाँ भी हो गए 18। तो 18 के सवाल आएंगे आप, 18 के आपके लैंग्वेज वगैरह और ग्राफिकल आएगा बायोलॉजी के अंदर, जबकि 6 नंबर का जो आएगा बच्चे वो क्या आएगा, 7 नंबर का जो आएगा बच्चे वो क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो टोटल जो बायो आ गई वो भी क्या नंबर की आ गई, आपको आ गई वो 25 नंबर की। बात करेंगे तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास 70 नंबर का आपका साइंस का पेपर आएगा। ठीक है, पेपर का तरीका क्या तरीका है पेपर करने का, वो तरीका मैं आपको देखो सिखा रहा हूँ। ठीक है,
पहले समझते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो बेटा ये खंड हमारा जो स्टार्ट हुआ है, खंड स्टार्ट हुआ है आ। खंड आ में हम बात करेंगे बच्चे, खंड आ में टोटल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, यानी कि 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे खंड आ में। तो देखो पहला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख रखा है बेटा, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है बच्चे? कूलाम जो मात्रक होता है वो होता है हमारे पास आवेश का। कूलाम का जो मात्रक होता है किसका होता है? आवेश का। ओम मात्रक जो होता है वो होता है प्रतिरोध का। किसका होता है? प्रतिरोध का। वोल्ट मीटर की अगर हम बात करें, वोल्ट मीटर किसी का मात्रा नहीं होता, जबकि ओम मीटर स्क्वायर भी किसी का मात्रा नहीं होता है। तो बेटा यहाँ का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एक की, अगर एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करेंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा ओम। ठीक है, अगली बात करें। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि ओम का नियम है। ओम का नियम, ओम बताता है किसी भी विद्युत परिपथ के लिए कि किसी भी विद्युत परिपथ की भौतिक अवस्थाओं परिवर्तन ना होवे तो परिपथ के सिरों पर लगाया गया विभवांतर बी, परिपथ के सिरों पर लगाया गया विभवांतर बी और उसमें बहने वाली धारा आई कैसे होती है? समानुपाती होती है। यानी कि ओम बताते हैं कि विभवांतर जो होता है वो धारा आई के कैसा होता है? समानुपाती होता है। जितनी धारा की मात्रा बढ़ेगी इतनी विभवांतर बढ़ेगा। ठीक है, तो देखो विभवांतर समानुपाती हो किसके? धारा के। तो बेटा यहाँ से क्वेश्चन हटाएंगे तो आपका निकलेगा, क्वेश्चन निकलेगा आर। तो यहाँ पे अगर मैं आर का मान निकालूँ तो आपके पास आ जाएगा B/I। ठीक है बच्चे, तो ये कहना चाह रहा है कि ये बताना चाह रहा है कि ओम का नियम है क्या इसमें से? तो बच्चे ये भी ओम का नियम नहीं है, क्योंकि विभवांतर जो समानुपाती होती है, व्युत्क्रमानुपाती हो रहा है 1/I के, ये भी नहीं है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये भी नहीं है, तो ऑब्जेक्टिव कौन सा है? ये सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो तीसरा क्वेश्चन जो लिख रखा है वो लिख रखा है किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब बन सकता है उत्तल दर्पण के द्वारा, अवतल दर्पण के द्वारा, समतल दर्पण के द्वारा या अवतल लेंस के द्वारा। तो बच्चे मैं ऑब्जेक्टिव इसका देखो ये सही है, ऑब्जेक्टिव नंबर बी सही है, लेकिन मैं आपको सिखा रहा हूँ देखो बी कैसा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। बच्चे ये मैंने अवतल दर्पण बना लिया, और अवतल दर्पण के बैक साइड पर जो पेंट होता है वो पीबीओ का पेंट होता है या पारी कलाई कर दी जाती है, तो मैंने पारी कलाई कर दी। ठीक है बच्चे, अगर हम इसकी बात करेंगे तो मैंने यहाँ पे बिंदु मान लिया पी, यहाँ बिंदु क्या मान लिया मैंने पी, यहाँ पे एक मैंने मुख्य अक्ष खींच दी। मुख्य अक्ष पर है बिंदु की बात करेंगे तो बेटा है मुख्य अक्ष बिंदु होता है एफ, जबकि यहाँ बात करेंगे तो है बिंदु होता है सी। और आगे अगर हम बात करेंगे तो यहाँ मान लिया बिंदु मैंने अनंत। देखो वस्तु अगर अनंत पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? उसका प्रतिबिंब बनता है मुख्य फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? मुख्य फोकस पर। नंबर 2, जब वस्तु अनंत और वक्रता के सी के बीच रखी हुई है, तो प्रतिबिंब बनता है बेटा वक्रता के सी और अनंत के बीच। और थर्ड की अगर हम बात करेंगे, जब वस्तु वक्रता के सी पर रखी हो तो प्रतिबिंब का बनता है वक्रता के सी पर ही। सभी प्रतिबिंब अभी कैसे बनने हैं? वास्तविक है। सही है, देखो वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं अभी तक रूल्स नंबर 5 तक लो, सारे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? वास्तविक बनते हैं। छठे की अगर हम अगली बात करेंगे तो अगली देखो कंडीशन है, देखो जब वस्तु वक्रता केंद्र सी और एफ के बीच रखी हो, और एफ के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब का बनता है सी और अनंत के बीच। थर्ड नंबर पर अगर हम बात करेंगे, जब वस्तु कहाँ रखी है? वस्तु रखी है मुख्य फोकस एफ पर, तो प्रतिबिंब का बनता है अनंत पर। ठीक है, 6 नंबर की अगर हम बात करेंगे, 6 नंबर पे हम बात करेंगे जब वस्तु कहाँ रखी है। 6 नंबर पे देखो जब वस्तु रखी है ध्रुव पी और मुख्य फोकस एफ के बीच। सही है, मुख्य फोकस एफ के बीच। तो बेटा प्रतिबिंब जो बनता है वो दर्पण की साइड में ही, दर्पण के पीछे कैसा बनता है? आभासी होता है। बच्चे कैसा होता है? आभासी होता है, वस्तु से बड़ा होता है। सही है, वस्तु से बड़ा होता है और दर्पण के पीछे है, दर्पण के पीछे। देखो तो मैं डायरेक्ट आपको दो कंडीशन बताऊंगा। ये रूल्स नंबर फर्स्ट था, इसमें बता रहा है जब वस्तु आपकी अनंत पर रखी हो, अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु कहाँ रखी होती है? अनंत पर रखी है, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो उसका प्रतिबिंब बनता है बेटा मुख्य फोकस एफ पर, जो वस्तु से बहुत छोटा है, उल्टा है और कैसा होता है? वास्तविक होता है। नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे, जब वस्तु वक्रता के सी और अनंत के बीच रखी हुई है, तो प्रतिबिंब का बनता है। तो नंबर 2 पर ये आ जाओ। तो नंबर 2 पर हम बात करेंगे तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस एफ और वक्रता के सी के बीच बनता है, जो वस्तु से छोटा है, उल्टा है और कैसा है? वास्तविक है। थर्ड की अगर हम बात करेंगे, जब वस्तु कहाँ रखी है? अवतल दर्पण के सामने जब वस्तु कहाँ रखी है? वक्रता केंद्र सी पर, तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो बच्चे प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है। तो प्रतिबिंब वक्रता केंद्र सी पर ही बनता है, जो वस्तु के बराबर है
उल्टा है और कैसा है, वास्तविक है। फोर्थ की अगर हम बात करेंगे, जब वस्तु मुख्य फोकस एफ और वक्रता क्या सी के बीच रखी है तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, तो फोर्थ नंबर वाला ये आ जाएगा। तो हम बोलेंगे कि तो उसका प्रतिबिंब, उस वस्तु का प्रतिबिंब वक्रता क्या सी और अनंत के बीच बनता है। अगर हम 5 नंबर की बात करें, 5 नंबर पर हम बात करें, जब वस्तु अपना दर्पण के सामने मुख्य फोकस पर रखिए तो उसका प्रतिबिंब क्या बनता है, तो हम बोलेंगे उसका प्रतिबिंब क्या बनता है बच्चे, अनंत पर बनता है, जो वस्तु से बहुत बड़ा उल्टा पे वास्तविक है। 6 नंबर की अगर हम बात करेंगे, जब वस्तु दर्पण के सामने दर्पण के सामने या बोल दो ध्रुव के सामने और मुख्य फोकस एफ के बीच रखी हो तो प्रतिबिंब क्या बनता है, तो प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, जो आभासी होता है और बड़ा होता है। ठीक है, तो बेटा इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की अगर हम बात करें, देखो एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, लेकिन जब भी मैंने आपको 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सिखा दिए मैंने, देखो इस तरीके से आप किसी का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल सकते हो। ठीक है बच्चे, तो कह रहा है किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा, देखो ये वस्तु है बेटा, ये क्या है, वस्तु, और वस्तु से बड़ा, वस्तु से क्या है बताओ, बड़ा, किसी वस्तु का वस्तु से बड़ा आभासी प्रतिबिंब का बनता है, किसमें बनता है बेटा, बनता है अवतल दर्पण में। तो ऑब्जेक्टिव कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे बच्चे, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, विद्युत ऊर्जा का मात्रक है, तो बेटा विद्युत ऊर्जा जो होता है हम जानते हैं P बराबर होता है W/T, और W का मान निकालेंगे तो हो जाएगा P गुणा T। तो बेटा ये क्या है, विद्युत ऊर्जा है बच्चे, ये क्या है, विद्युत ऊर्जा, सही है। और इसका मात्रक ये क्या है हमारे पास, सामर्थ्य, क्या है, समय। अब मैं विद्युत ऊर्जा की बात करेंगे तो बेटा ये जो सामर्थ्य है इसका मात्रक जो होता है क्या होता है, वाट होता है, और जबकि समय का मात्रक क्या होता है, वो होता है हमारे पास सेकंड। ठीक है, सेकंड। तो बेटे अच्छा वाट सेकंड तो कहीं ऑप्शन मिल ना रहा है, क्योंकि किलो वाट भी किसका मात्रक होता है, किलो वाट भी किसका मात्रक होता है, सामर्थ्य का मात्रक होता है। अल्प शक्ति भी किसका मात्रक होता है, सामर्थ्य का मात्रक होता है। वाट भी किसका मात्रक होता है, सामर्थ्य का मात्रक होता है। तो ऑप्शन होना चाहिए था हमारे पास वाट सेकंड। तो ऑप्शन ये होना चाहिए था, टाइपिंग में थोड़ी मिस्टेक हो गई है। तो ऑप्शन जो है हमारे पास विद्युत ऊर्जा का मात्रक की बात करें तो ऑप्शन क्या मिलेगा, वाट सेकंड। देखो बच्चे, क्योंकि ये तीनों मात्रक जो बनने हैं बच्चे, ये तीनों मात्रक जो हैं वो किसके हैं, वो सामर्थ्य के हैं। किसके मात्रक हैं वो सामर्थ्य है। सामर्थ्य बोल दो, क्या बोल दो, शक्ति। विद्युत सामर्थ्य, विद्युत शक्ति, क्योंकि 1 किलो वाट में 1000 वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं। एक अज़्ब शक्ति में 746 वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। और वाट तो नीचे लिख रखा है बच्चे, ये भी वाट है, यहाँ भी ये भी सामर्थ्य का विद्युत सामर्थ्य का ही मात्रक है, ये भी विद्युत सामर्थ्य का मात्रक है, ये भी विद्युत सामर्थ्य का मात्रक। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सही हो गया, ये सही हो गया। लेकिन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की टाइपिंग जो हुई है वो उसमें मिस्टेक है, इसलिए विद्युत ऊर्जा का मात्रक जो हो जाएगा वो हो जाएगा वाट सेकंड। अगला क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अगले क्वेश्चन की देखो, अगले क्वेश्चन में अगर हम बात करते हैं बच्चे, तो देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है, यदि 7 सेंटीमीटर वस्तु, यदि 7 सेंटीमीटर वस्तु 8 सेंटीमीटर की फोकस दूरी के उत्तर लेंस से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो बेटा वस्तु की लंबाई जो दे रखी है, y1 जो दे रखी है वो कितनी दे रखी है, 7 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, 8 सेंटीमीटर फोकस दूरी के, तो f का मान जो दे रखा है बच्चे वो दे रखा है 8 सेंटीमीटर। उत्तर लेंस है, कौन सा लेंस है, उत्तर लेंस है। तो बेटा ये लेंस कौन सा हो गया, ये उत्तर लेंस हो गया बच्चे। कौन सा लेंस है ये, उत्तर लेंस से इधर होगा फोकस, इधर फोकस f2 होगा, इधर f1 होगा। वस्तु इधर रखी है तो वस्तु का मान काय में होना चाहिए, माइनस में, जबकि फोकस का मान काय में होना चाहिए, प्लस में। तो फोकस का मान रख दो प्लस में। उत्तर लेंस से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, तो उत्तर लेंस से 12 सेंटीमीटर दूरी पर रखी है, 12 सेंटीमीटर दूरी पर। तो बच्चे u का मान कितना हो जाएगा, माइनस के 12 सेंटीमीटर। तो बच्चे सवाल कह रहा है प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करो। प्रतिबिंब का बनेगा, प्रतिबिंब की स्थिति ज्ञात करनी है। तो प्रतिबिंब कहाँ से रिप्रेजेंट करते हैं, बी से रिप्रेजेंट करते हैं, बी का मान ज्ञात करना है। हम जानते हैं लेंस के लिए जो सूत्र होता है, लेंस के लिए जो सूत्र बनेगा बच्चे वो होता है 1/f बराबर 1/b प्लस माइनस 1/u। सही है। प्लस जो होता है वो दर्पण के लिए होता है, जबकि माइनस जो होता है वो किसके लिए होता है, लेंस के लिए होता है। सही है। f का मान रखो बच्चे, तो f का मान दे रखा है 8, सही है, बराबर 1/b माइनस, और u का मान कितना रखा है 12, u का मान दे रखा है माइनस के 12। ठीक है, माइनस प्लस माइनस की बात करेंगे तो बच्चे 1/b प्लस 1/ कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। अब ये पोर्शन का है, माइनस का इधर पोर्शन लिखाएंगे तो कायम हो जाएगा, ये प्लस का इधर लिखाएंगे तो कायम हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 1/8 माइनस 1/12 बराबर 1/b। बच्चे अब देखो इसकी गुणा ऐसा करेंगे तो 12 माइनस का 8 और 8 गुणा 12 बराबर 1/b।
अगर हम 1/b का मान निकालेंगे, इधर करते हैं, 1/b का मान निकालेंगे तो 12 में 60 गए तो कितने रह जाएंगे बच्चे, रह जाएंगे 4 बटे में 8 गुणा 12, काटेंगे तो 4 दूनी 8, तो बराबर आ जाएगा 1/2 गुणा 12, 12 दूनी 24, 1/24। तो बच्चे b का मान जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 24। तो ऑब्जेक्टिव कौन सा हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन में दे रखा है एक बल्ब पर 100 वाट लिखा हुआ है, एक बल्ब पर कितना लिखा हुआ है, 100 वाट लिखा हुआ है और 250 वोल्ट लिखा है, इसका प्रतिरोध ज्ञात करो। तो बेटा वाट जो होता है हमारे पास विद्युत सामर्थ्य होता है, ये पढ़ाया मैंने। वाट जो होता है वो क्या होता है, विद्युत सामर्थ्य, विद्युत सामर्थ्य या बोलेंगे जिसको बोलते हैं बच्चे हम क्या बोलते हैं, शक्ति। क्या बोलते हैं, शक्ति, जिसको बोलेंगे इलेक्ट्रिक पावर। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, पी से करते हैं। पी जो बराबर होता है 1/t के, या पी हो जाएगा बी आई के, पी जो हो जाएगा वो बी आई के हो जाएगा, या फिर b²/r के हो जाएगा, या फिर I²R के हो जाएगा। ठीक है, पी के जो है 4 मात्रक होते हैं, एक तो होता है b/t और एक मात्रक होता है p बराबर bi, एक फार्मूला होता है p बराबर 1/t और एक फार्मूला होता है bi, एक होता है p बराबर b²/i, एक होता है p बराबर I²/i। तो बच्चे यहाँ लिख रखा है, कितना लिख रखा है, ये लिख रखा है 100 वाट। 100 वाट की अगर बात करें तो p का मान कितना दे रखा है बच्चे, 100 वाट दे रखा है। कितना दे रखा है, 100 वाट। और बोल्ट कितने दे रखे, बोल्ट दे रखे 250 वोल्ट, बोल्ट दे रखे 250 वोल्ट। देखो बोल्ट कितना दे रखे 250 वोल्ट, तो बेटा किसका मान है, बी का मान है। सही है, प्रतिरोध ज्ञात करो, प्रतिरोध आर का मान हमें क्या करना है, हमें ज्ञात करना। अब देखो ऐसा फार्मूला देखो, पी का ऐसा फार्मूला देखो जिसके अंदर बी भी है आर भी है, तो बेटा ये आ जाएगा, देखो ये है। तो हम बोलेंगे फार्मूला जो आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा पी बराबर, फार्मूला आ जाएगा पी बराबर b²/r। तो बेटा आर का मान निकालना तो फार्मूला बन जाएगा b²/p। देखो बी का मान दे रखा है बेटा 250, 250 का स्क्वायर, 250 का स्क्वायर बटे में कितना, पी का मान दे रखा है 100, 250 के स्क्वायर की अगर हम बात करेंगे तो बच्चे दो जगह ले दो, 250 गुणा 250, 250 गुणा 250 बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे हम, 1 जीरो से ये कट गया, है रह गया 25 गुणा 25, 25 गुणा 25, 25 के 25 से गुणा मारेंगे तो आर का मान आ जाएगा 625, 625 ओम, 625 ओम। तो देखते हैं 2500 नहीं, ये भी गलत है, 25 ओम ये भी गलत है, 2.5 ये भी गलत है, 652 नहीं बच्चे 625 लिखा होना चाहिए था, मिस्टेक है अभी 625। तो बेटा ऑब्जेक्ट कौन से हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एक बल्ब पर 100 वाट लिखा हुआ, 250 वोल्ट लिखा हुआ, तो प्रतिरोध कितना होगा, तो प्रतिरोध होगा 625 ओम। अगली बात करें विद्युत सामर्थ्य का सही सूत्र है, तो विद्युत सामर्थ्य का सूत्र मैंने ये लिख रखे हैं बच्चे। तो विद्युत सामर्थ्य का सही सूत्र क्या होगा, तो बच्चे P बराबर b/i, कहीं नहीं है, गलत हो गया। ठीक है, P बराबर 1/b, कहीं नहीं है, ये भी गलत हो गया। P बराबर bi, देखो P बराबर क्या है, bi, यानी कि ऑब्जेक्ट कौन सही है, ये सही है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, देखो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम लिखो। तो बेटा एथिल अल्कोहल का फार्मूला जो होता है वो होता है C2H5OH। इसको और अगर चित्र बढ़ाएंगे तो इसको ऐसे लिख सकते हैं C2H5OH। IUPAC के नाम बात करेंगे तो बेटा ये जो होता है इसका IUPAC नाम क्या होता है, ओल होता है। क्या होता है, ओल। ठीक है, कितने कार्बन है, 1 2, तो 2 कार्बन के लगेगा हमारे पास एथेन, सिंगल बॉन्ड होगा एथेनॉल। क्या होगा बच्चे, एथेनॉल। तो एथिल अल्कोहल का सूत्र जो होता है वो C2H5OH होता है, जिसका IUPAC नाम क्या होता है, एथेनॉल होता है। तो बेटा इसका ऑब्जेक्टिव कौन से हो जाएगा, देखो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका ये सी हो जाएगा। ठीक है, एथेनॉल, एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम क्या हो गया, एथेनॉल हो गया। एथेनॉल का फार्मूला जो होता है वो C2H5OH होता है। मेथेनॉल का फार्मूला जो होता है बच्चे वो होता है CH3OH, जबकि एसिटिक अम्ल का फार्मूला जो होता है वो CH3COOH, और एथेनोइक अम्ल का फार्मूला क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो एथिल अल्कोहल का IUPAC नाम जो हो जाएगा बच्चे वो क्या हो जाएगा, एथेनॉल। अगले क्वेश्चन की बात करें, नवे क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया जो होती है वो वायु के साथ उपस्थिति होगी, वायु के साथ अभिक्रिया होगी बेटा, और ऊपर लिख रहा होगा दहन, ऊपर क्या होना चाहिए, दहन। तो मैंने कोई कार्बनिक यौगिक मान लिया, कार्बनिक यौगिक C2H4 मान लो। तो बेटा कार्बन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, कार्बन रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, तो कार्बन रिएक्शन ऑक्सीजन से करेगा, बनाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, और H रिएक्शन करेगा ऑक्सीजन से, बनाएगा बेटा H2O। तो बच्चे मैं बताना चाह रहा हूँ कि दहन अभिक्रिया जो होती है, दहन अभिक्रिया वायु की उपस्थिति में होती है। किसी भी कार्बन यौगिक का दहन करते हैं तो बेटा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है, जल बनता है। ठीक है, देखते हैं ऑब्जेक्टिव देखते हैं कौन सा सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक दहन अभिक्रिया है, तो बच्चे ये दहन अभिक्रिया नहीं है, ये हमारे पास विखंडन अभिक्रिया। विखंडन अभिक्रिया किसे बोलेंगे, जब एक अभिकारक
टूटकर, जब एक अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाते हैं तो उसको बोलते हैं बेटा विखंडन अभिक्रिया। क्या बोलते हैं? विखंडन अभिक्रिया। ये नहीं हो सकता, ये विस्थापन अभिक्रिया है। ये क्या बताओ? ये विस्थापन अभिक्रिया। इसकी क्रियाशीलता ज़्यादा होगी हाइड्रोजन की अपेक्षा, तो इसलिए हाइड्रोजन निकाल देगा। तो बेटा ये कौन सी है? ये विस्थापन अभिक्रिया। ये कौन सी अभिक्रिया? विस्थापन अभिक्रिया। जबकि बेटा ये देखो, ये लिख रखा है बच्चे दहन अभिक्रिया। ये देखो, मेथेन की अभिक्रिया ऑक्सीजन से करेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल और साथ में ऊष्मा तथा प्रकाश बनेगा। तो बेटा ये इसको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कौन सही हो जाएगा? ये सही हो जाएगा। ठीक है। जबकि इसमें जो है H का क्या हो जाएगा? इसमें H का क्या हो जाएगा? योगात्मक हो जाएगा। तो बेटा ये अभिक्रिया कौन सी है? ये अभिक्रिया योगात्मक अभिक्रिया। ये योगात्मक अभिक्रिया। तो बच्चे समझो, लास्ट वाली जो अभिक्रिया है ये योगात्मक अभिक्रिया है क्योंकि योग हो रहा है, जबकि ये विखंडन अभिक्रिया है और जबकि ये विस्थापन अभिक्रिया। तो बेटा ऑप्शन कौन सा सही रहेगा? तो बेटा ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन सही है ये वाला। ठीक है, ऑप्शन कौन सही है? से ऑप्शन सही है। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी एक दहन अभिक्रिया है? तो बेटा दहन अभिक्रिया वायु की उपस्थिति में क्या होगी? दहन होगा तो कार्बन डाइऑक्साइड, जल तथा ऊष्मा तथा प्रकाश बनता है। ठीक है, जिसे दहन अभिक्रिया कहते हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के साथ संयोग करके हाइड्रोजन गैस मुक्त करता है? देखो, जिंक का दूसरा नाम क्या होता है? जस्ट, जिसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? जेटेन से। ठीक है, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? जेटेन से। कॉपर की बात करेंगे, कॉपर का नाम तो होता है तांबा बोलते हैं, जिसको रिप्रेजेंट करेंगे कैसे? Cu से। सही है। सिल्वर की बात करेंगे जिसको हम चांदी बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे Ag से। जबकि सोने को जो रिप्रेजेंट करेंगे, सोने जिसको गोल्ड बोलते हैं, इसको रिप्रेजेंट करेंगे Au से। ठीक है बच्चे, इसके मानक। अब विद्युत रसायन श्रेणी की अगर हम बात करें, विद्युत रसायन श्रेणी के अंदर जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं, हाइड्रोजन से ऊपर Zn है, जो धातु हाइड्रोजन से ऊपर होती हैं वो किसी भी अम्लों में से आसानी से हाइड्रोजन गैस को क्या कर देते हैं? बाहर कर देते हैं। जो हाइड्रोजन से नीचे, जो गैसें हाइड्रोजन से नीचे होती हैं, जो गैसें हाइड्रोजन से कहाँ होती हैं? नीचे होती हैं, वे आसानी से अम्लों में से हाइड्रोजन को विस्थापित नहीं करती। तो बेटा नीचे जो धातु होती हैं वो कॉपर भी नीचे होती हैं। देखो, हाइड्रोजन से नीचे कॉपर भी होती है और हाइड्रोजन से नीचे सिल्वर भी होती है और हाइड्रोजन से नीचे Au भी होता है। तो ये विस्थापित नहीं करेंगे, जबकि ये विस्थापित कर देगा। क्वेश्चन करके देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्ल के संयोग से हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर देगा? बेटा एक अम्ल ले लो, मैंने ले लिया यहाँ पे H2SO4। इसकी रिएक्शन करा रहा हूँ जेटेन से, तो क्या होगा? फिर मैंने H2SO4, इसकी रिएक्शन किससे करा रहा हूँ? इसकी रिएक्शन कराऊंगा मैं Cu से। किससे कराएंगे? Cu से। फिर लिख रखा है H2SO4, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? हम कराएंगे Ag से। फिर नीचे लिख रखा है H2SO4, इसकी रिएक्शन किससे कराएंगे? Au से। तो बच्चे Au से देखो, जिंक का मानक इलेक्ट्रोड विभव भी ज़्यादा होता है हाइड्रोजन से, इसलिए जिंक क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी। तो है क्वेश्चन बन जाएगा Zn-SO4 और साथ में बन जाएगा बेटा H2O। क्या बन जाएगा? H2O। जबकि क्योंकि जिंक जो होता है वो हाइड्रोजन से विद्युत रसायन श्रेणी के अंदर जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है विद्युत रसायन श्रेणी के अंदर, जिसको हम 10th क्लास में बोलते हैं सक्रियता श्रेणी। सही है, या क्रियाशीलता श्रेणी। क्रियाशीलता श्रेणी में जिस धातु का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर होगा वह अम्लों में से हाइड्रोजन क्या कर देगी? विस्थापित कर देगी। तो बेटा इन चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से जिंक एक ऐसा तत्व है जो हाइड्रोजन से ऊपर है, इसलिए जिंक क्या कर देगा? बताओ, विस्थापित कर देगा किसको? हाइड्रोजन गैस को। तो ये रिएक्शन भी नहीं हो सकती, रिएक्शन ये भी नहीं हो सकती और रिएक्शन ये भी नहीं हो सकती। ठीक है, आगे देखते हैं। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन कौन सा सही हो गया? ये सही हो गया, जिंक का। अगला क्वेश्चन देखते हैं, शुद्ध जल का pH मान होगा। शुद्ध जल का pH मान होगा, तो बेटा शुद्ध जल का pH मान होगा। देखो पहले समझाते हैं। अगर बिलियन अगर हमारे पास, अगर देखो बिलियन अगर अम्लीय है तो pH मान 7 से क्या होगा? बताओ, 7 से कम होगा। 7 से क्या होगा? कम होगा। ठीक है, बिलियन अगर उदासीन है, बिलियन कैसा बच्चे? बिलियन अगर उदासीन है तो pH का मान 7 होगा। बिलियन कैसा है? बिलियन अगर क्षारीय है बच्चे, बिलियन अगर क्षारीय है तो pH का मान 7 से क्या होगा? बताओ, ज़्यादा होगा। सही है, तो जल को हम पीते हैं और जो चीज़ पीते हैं वो सब चीज़, जो भी चीज़ हम पीते हैं, जो खाते हैं वो सब क्या होते हैं? उदासीन होते हैं। सही है, उदासीन चीज़ ही हम क्या करते हैं? खा सकते हैं। यानी कि हम जो यूज़ करते हैं वो साल्ट का यूज़ करते हैं, ना कि हम अम्ल का, ना कि हम क्षार का। तो बच्चे और ऐसे बिलियन जिसका pH मान 7 होता है, जिसका pH मान क्या होता है? 7 होता है, वो कैसे बिलियन होते हैं? वो उदासीन बिलियन होते हैं। तो शुद्ध जल को हम पीते हैं, तो जल कैसा है? उदासीन होता है, तो इसलिए जल का pH मान कितना हो जाएगा बच्चे? 7 हो जाएगा।
जल का pH मान कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, जबकि ये कौन सी प्रकृति है, ये अम्लीय प्रकृति है, जबकि ये क्षारीय प्रकृति है, और ये भी क्या बताऊँ हमारे पास अम्लीय प्रकृति है। तो शुद्ध जल का pH मान कितना होता है बच्चे, तो हम बोल देंगे 7 होता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, एल्डिहाइड का क्रियात्मक समूह होगा। एल्डिहाइड देखो ऊपर जो है ये है एल्कोहल, ये क्या है देखो ये है हमारे पास एल्कोहल, जबकि CHO बेटा ये देखो CHO ये लिख रखा है CHO जो होता है ये होता है बच्चे एल्डिहाइड। क्या होता है, एल्डिहाइड, जबकि नीचे लिख रखा है 2 एल्डिहाइड बन रखे हैं, यहाँ पे मिस्टेक हल्की सी, यहाँ पे H लगाओ, यहाँ पे लगाओ H नहीं, यहाँ पे H रहने दो, ठीक है बेटा। ये लिख रखा है देखो COO, तो बेटा ये जो होता है ये किसका है, कीटोन का है, जबकि नीचे ये लिख रखा है COOH, ये है ओई कमल। ये क्या है बताओ, ये बच्चे ये है ओई कमल। तो क्वेश्चन लिख रखा है एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह होता है, तो ऑप्शन लिखा जाएगा बेटा CHO। एल्डिहाइड में क्रियात्मक समूह क्या होता है, CHO होता है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो देखो अगला क्वेश्चन, एक तो सूची वाला क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएगा, एक सूची वाला क्वेश्चन बोर्ड में जरूर आएगा, ठीक है। बहुत सिंपल, सबसे ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन यही है। देखो सूची ए में दिए गए प्रमुख रसायनों का सूत्र, सूची ए में दिए गए प्रमुख रसायनों का सूची बी में दिए गए उनके सही सूत्रों से मिलान कीजिए, सही सूत्रों से मिलान कीजिए। तो बच्चे मैं कहूँगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है वो बच्चे क्या होता है, देखो मैं यहाँ लिख रखा हूँ, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है वो होता है CaSO4 1/2 H2O 1/2 H2O। देखो तो बेटा चलो डायरेक्ट बता रहे हैं, देखो डायरेक्ट बता रहे हैं हम प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र जो होता है वो होता है CaSO4 1/2 H2O। तो बेटा इसका जो ऑप्शन है वो ये सही है, इसका ऑप्शन क्या है बताओ, ये सही है, ठीक है। हम बोलेंगे जिप्सम का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 × 2H2O। तो जिप्सम का सूत्र क्या होता है बच्चे, वो ये हो जाएगा। जबकि हम बोलेंगे ब्रंज चूर्ण का सूत्र जो होता है वो होता है CaOCl2, ब्रंज चूर्ण जिसको ब्लीचिंग पाउडर बोलते हैं, इसका आंसर ये हो जाएगा। जबकि हम बोलेंगे बुझा हुआ चूने का सूत्र जो होता है वो होता है CaOH का होल ट्वाइस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चे, वो ये हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा पहले का जो आ रहा, देखो हम बात करेंगे बेटा ए का जो आ रहा है, ए का जो आ रहा है 2, जबकि बी का जो आ रहा है बी का कितना आ रहा है, बी का आ रहा है 3। मिलान की बात कर रहे हैं, ए का मिलान किस ए की जो मिलान हो रहा है किससे हो रहा है, 2 से हो रहा है। बी का जो मिलान किससे हो रहा है वो 3 से हो रहा है। सी का मिलान किससे हो रहा है, सी का मिलान हो रहा है 4 से, जबकि डी का मिलान किससे हो रहा है, डी का मिलान हो रहा है बेटा 1 से। तो देखते हैं इन चारों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सही कौन सा है। ए का मिलान 1 से, ये गलत हो गया। ए का मिलान 4 से, ये भी गलत है। ए का मिलान 4 से, ये भी गलत है। तो ए का मिलान किससे है, 2 से। ए का मिलान, बी का मिलान किससे है, देखो बी का मिलान किससे है बच्चे, वो 3 से। सी का मिलान किससे है, 4 से, और डी का मिलान किससे है, वो ए से। तो बेटा सूची ए तथा सूची बी में अगर हम बात करेंगे तो मिलान की अगर बात करेंगे तो बेटा ऑब्जेक्टिव कौन सही होगा बेटा, डी वाला सही होगा, यानी कि दे वाला, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 पर अगर बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है, निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक है। बायोलॉजी से क्वेश्चन आया बच्चे, चिड़िया या जंगली जानवर या पालतू जानवर या हरे पौधे। तो बेटा ये पर्यावरण चैप्टर में से है, इन्वायरमेंट चैप्टर में से एक सवाल दे रखा है। तो बेटे मैं एक यहाँ पे ग्राफ बना रहा हूँ, मैंने यहाँ बनाता हूँ, एक काम करते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बच्चा अपना उत्पादक, यहाँ लिखते हैं अपना उत्पादक, यहाँ क्या लिखते हैं देखो उत्पादक। उत्पादक पर डिपेंड जो होता है वो होता है प्राथमिक उपभोक्ता। कौन होता है, प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता पर डिपेंड जो होता है वो होता है बच्चे द्वितीय उपभोक्ता। द्वितीय उपभोक्ता पर जो डिपेंड होता है वो होता है हमारे पास तृतीय उपभोक्ता। अगर मैं बात करूं, अगर मैं प्राथमिक उपभोक्ता की बात करूं तो बच्चे मैं मान लिया, मैंने एग्जाम्पल ले लिया घास। घास क्या है, देखो मैंने मान लिया जंगल में जो घास है, घास जो है वो बच्चे वो क्या है, वो हमारे पास वो उत्पादक है। अब घास को जो खाएगा वो खाता बच्चे टिड्डा। क्या खाता है, टिड्डा खाता है। लेकिन टिड्डे को जो खाएगा वो खाता बच्चे मेंढक। कौन खाता है, मेंढक। और मेंढक को जो खाएगा वो खाएगा सांप। और बेटा सांप को जो खाएगा वो खाएगा हमारे पास बाज मान लो, या हमारे पास गिद्ध मान लो, गिद्ध, ठीक है। तो बेटा देखो बाज डिपेंड है सांप पर, और सांप डिपेंड है मेंढक पर, और मेंढक डिपेंड है टिड्डे पर, टिड्डे डिपेंड किस पर, घास पर। तो बच्चे घास जो है, घास सबके लिए क्या बनी, घास सबके लिए बनी बच्चे
उत्पादक। घास सबके लिए क्या बनी? उत्पादक। जब घास बनी, जब घास को खाया मेंढक टिड्डे ने, टिड्डे को खाया मेंढक ने, और मेंढक को खाया सांप ने, और सांप को खाया बाज ने। तो बेटा घास जो बनी है, घास क्या है? घास क्या है? एक उत्पादक है। यानी कि सबका एक क्रम की अगर हम बात करें, खाद्य श्रृंखला की अगर हम बात करें, ये खाद्य श्रृंखला टॉपिक है, खाद्य श्रृंखला टॉपिक है, खाद्य श्रृंखला टॉपिक। खाद्य श्रृंखला टॉपिक की अगर हम बात करें तो सब डिपेंड एक दूसरे के ऊपर डिपेंड होते हैं। लेकिन बेटा उत्पादक जितने भी उपभोक्ता हैं, ये भी उपभोक्ता, ये भी उपभोक्ता, जितने प्राथमिक द्वितीय तृतीय उपभोक्ता वो डिपेंड किस पे हैं? वो डिपेंड होते हैं किस पर? उत्पादक पर। तो बेटा जंगली जानवर भी किस पर? जंगली जानवर किस पर डिपेंड होंगे? हरे पौधों पर। जंगली जानवर क्या खाते हैं? हरे पौधे। जबकि पालतू जानवर भी क्या खाते हैं बताओ? हरे पौधे। सही है। चिड़िया वगैरह भी क्या यूज करेंगे बताओ? हरे पौधे। तो बेटा उत्पादक के तो बताओ ये क्या है? सब क्या है? ये उत्पादक। जबकि ये सब क्या है? ये उपभोक्ता है, ये भी उपभोक्ता है, और ये भी उपभोक्ता है। ठीक है। सब क्या है? ये उपभोक्ता किस पर डिपेंड है? हरे पौधे पर। हरे पौधा क्या है? उत्पादक। तो बेटा निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादक हो? तो ऑप्शन हो जाएगा डी सही, यानी कि हरे पौधे। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहा है मटर के लंबे पौधे टीटी और बोने पौधे स्मॉल टीटी के मध्य क्रॉस कराने पर प्रथम एबन पीढ़ी में क्या प्राप्त होते हैं? ये ग्रेगर जॉन मेंटल का रूल्स है। ग्रेगर जॉन मेंटल ने अनुवांशिकता के सिद्धांत पर रूल्स दिया था। तो बच्चे डायरेक्ट क्रॉस कराते हैं। देखो ये मान लिया शुद्ध लंबे पौधे, ये क्या है बताओ? शुद्ध लंबे पौधे, लंबे पौधे। और बच्चे मैंने मान लिया स्मॉल टीटी, तो ये बोलेंगे हम शुद्ध बोने पौधे। क्या बोलेंगे? शुद्ध बोने पौधे, बोने पौधे। सही है। इनको अगर मैं अलग कर दूँ, इनका युग्म बना दूँ युग्म, तो बेटा ये टी बन गया, और यहाँ भी क्या बन गया? ये टी बन गया। ठीक है। इसको भी अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो यहाँ भी ये टी है, और यहाँ भी क्या बताओ? ये भी टी है। सही है। अब हम इनमें अगर क्रॉस कराने की बात करें तो बेटा जो बनकर आएगी ये एबन पीढ़ी बनकर आएगी। ठीक है। ये क्या है? ये बच्चे युग्मक है। ये क्या है? युग्मक। और ये क्या है? पी बन पीढ़ी है बच्चे, उधर पर क्या लिखा हुआ है? पी बन पीढ़ी। ठीक है। और इस युग्मन, हाँ ठीक है, चलो इसको बोलेंगे बच्चे, ये बोलेंगे एबन पीढ़ी, एबन पीढ़ी, जिसको बोलेंगे प्राथमिक पीढ़ी, प्राथमिक पीढ़ी, या जिसको अभी लिखा हुआ है बेटा वो लिखा हुआ है प्रथम पीढ़ी। इसको बोला जाएगा बेटा प्रथम पीढ़ी, इसको लिखा जाएगा प्रथम पीढ़ी। ठीक है। कैपिटल टी इधर मान लेंगे तो स्मॉल टी, और बच्चे यहाँ भी क्या मान लेंगे? स्मॉल टी। ठीक है। अगर हम क्रॉस की बात करेंगे तो बेटा टी से टी की क्रॉस कराएंगे तो एक कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका इससे क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी और बताइए स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसका क्रॉस इससे कराएंगे तो कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो हम बोलेंगे कि एबन पीढ़ी में सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे, सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे, सभी लंबे पौधे प्राप्त होंगे। तो कह रहा है पृथक्करण का नियम, डाल्टन के 3 नियम होते हैं, सॉरी ग्रेगर जॉन मेंडल के 3 नियम होते हैं। 3 नियम में से पहला नियम है पृथक्करण का नियम। तो कह रहा है कि आप जब P1 पीढ़ी, जब जिसमें शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे होते हैं, जिसमें शुद्ध लंबे और शुद्ध बोने पौधे होते हैं, उनके मध्य क्रॉस कराएं तो एबन पीढ़ी में किस लेवल के पौधे प्राप्त होते हैं? तो हम बोलेंगे बेटा सभी लंबे पौधे प्राप्त होते हैं। तो बेटा इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ये सही हो जाएगा, सभी लंबे पौधे प्राप्त हुए। ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा कार्बन प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया में प्रयोग किया जाता है? तो बेटा प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया जो होती है, यानी कि पेड़ पौधे जो क्या लेते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, साथ में क्या लेते हैं? H2O लेते हैं, और साथ में पेड़ पौधे क्या लेंगे? सूर्य का प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। सही है। सूर्य का प्रकाश, सूर्य प्रकाश लेते ही क्या बनेगा? उसके अंदर उत्पत्ति होती है बेटा क्लोरोफिल की, क्लोरोफिल। और क्लोरोफिल के कारण ही पौधे कैसे होते हैं? हरे भरे होते हैं। और प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो है, प्रकाश संश्लेषण की जो क्रिया है बेटा वो स्वयंपोषी पोषण है, स्वयंपोषी पोषण, यानी कि ऐसे वे पदार्थ जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वयंपोषी पोषण बोलते हैं। तो बेटे हरे पौधे जो होते हैं, हरे पौधे पेड़ पौधे जो होते हैं अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए उन्हें स्वयंपोषी पोषण कहते हैं। और हरे पौधे जो अपना भोजन बनाते हैं वो बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा। और हरे पौधे को जड़ों के द्वारा जल और वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड और सूर्य के प्रकाश के द्वारा अपने क्या बनाते हैं बताओ? अपना भोजन बनाते हैं। ठीक है। तो वही रिएक्शन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, कार्बन डाइऑक्साइड साथ में H2O जल, सूर्य का प्रकाश, उसमें पेड़ पौधों में क्या उत्पन्न हो जाएगा? क्लोरोफिल। तो बनेगा C6H12O6 ग्लूकोज, साथ में बनेगा O2, साथ में बनेगा ऊर्जा, और प्लस क्या बनेगा हमारे पास? प्रकाश। तो बेटा ये कह रहा है, ये जो पूरी रिएक्शन लिखी गई है, देखो
पूरी रिएक्शन लिखी गई है। गुणा की बात करेंगे 600 गुणा यहाँ मार देंगे, 600 गुणा यहाँ से और 600 गुणा हम यहाँ मार देंगे, ठीक है। तो बेटा ये जो रिएक्शन लिखी गई है वो लिखी गई है, ये रिएक्शन का नाम क्या है? इस रिएक्शन का नाम है प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया क्या कौन सी होती है? जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड, जिसमें देखो, जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का यूज होता है, उसको क्या बोलेंगे? प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया बोलेंगे। तो बेटा क्वेश्चन क्या रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रयोग किया जाता है? तो नंबर 1 जो ऑप्शन है वो लिख रहा है कार्बन डाइऑक्साइड तथा ऑक्सीजन, गलत हो गया। नंबर 2 पर लिख रहा है जल तथा ऑक्सीजन, ये भी गलत हो गया। नंबर 3 पर लिख रखा है जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड, तो बेटा जल तथा कार्बन डाइऑक्साइड ये सही है। ऑप्शन कौन सही है? ये सही है, जबकि ये लास्ट वाला ऑप्शन क्या है? गलत है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, सामान्यतः एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता। सामान्यतः एक लिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता। तो बेटा बाह्य दल, पुंकेसर, वर्तिका। तो बेटा पुंकेसर जो होता है वो हमारे पास नर जनन अंग होता है, जबकि वर्तिका जो होता है वो मादा जनन अंग होता है, ठीक है। और पंखुड़ी की बात करें तो बच्चे पंखुड़ी जो होती है वो होती है हमारे पास फूल की पत्ती। तो बेटा देखो, सामान्यतः एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता। एकलिंगी पुष्प कौन से होते हैं? तो बेटा एकलिंगी पुष्प जो होता है वो होता है पपीता और वो होता है तरबूज। क्या होता है? तरबूज। तो तरबूज एकलिंगी का मतलब ये हो गया बच्चे कि या फिर उसमें नर वाला भाग होना चाहिए या फिर क्या होना चाहिए? मादा वाला भाग। जिस भी पुष्प में नर का भाग अलग होता है या मादा का भाग अलग होता है उसको एकलिंगी पुष्प कहते हैं। और जिस पुष्प में नर का भाग और मादा का भाग दोनों एक ही जगह होता है उसे बोलते हैं बेटा दुलिंगी। क्या बोलते हैं उसको बोलते हैं दुलिंगी पुष्प। क्या बोलते हैं? देखो उसको बोलते हैं बच्चे दुलिंगी पुष्प, ठीक है। तो कह रहा है एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाया जाता। तो बेटा एकलिंगी नर पुष्प जो होते हैं वो होते हैं पपीता और क्या होता है? तरबूज होता है। तो उसमें पुंकेसर नर वाला भाग भी होता है, मादा वाला भाग भी होता है। बाह्य दलपुंज तो इन दोनों में बाह्य दलपुंज तो होगा। तो बेटा ऑप्शन कौन सा है? पंखुड़ी, यानी कि एकलिंगी नर पुष्प में नहीं पाया था। तो क्या नहीं पाया था? बताओ, वो नहीं पाया था पंखुड़ी। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे, इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन जो हार्मोन्स होता है स्रावित किस में होता है? तो बेटा इंसुलिन जो हार्मोन स्रावित होता है वो होता है हमारे पास अग्नाशय में। अग्नाशय में कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है बच्चे? वो होता है इंसुलिन। कौन सा होता है? इंसुलिन। जबकि थायराइड ग्रंथि में कौन सा हार्मोन उत्पन्न होता है? वो होता है थायरोक्सिन। और पीयूष ग्रंथि में जो होता है वो LHS होता है या HS होता है? LHS होता है। जबकि वृषण द्वारा जो हार्मोन्स होता है वो होता है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स होता है। तो बच्चे इंसुलिन स्रावित होता है थायराइड ग्रंथि द्वारा, अग्नाशय ग्रंथि द्वारा, पीयूष ग्रंथि द्वारा या वृषण ग्रंथि द्वारा। तो बेटा हम बोलेंगे अग्नाशय द्वारा। अगला क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन लिख रखा है जैव विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया। जैव विकास के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? तो बच्चे अमृता देवी बिश्नोई ने जो प्रतिपादित किया था वो क्या था? वन्य जीव संरक्षण का सिद्धांत। जबकि स्टेनले एल मिलर ने दिया था वो दिया था जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत। ठीक है, उत्पत्ति का सिद्धांत। ग्रेका जोग मेंटल ने जो दिया था वो दिया था अनुवांशिकता का सिद्धांत, ठीक है। और चार्ल्स डार्विन ने जो दिया था वो दिया था हमारे पास जैव विकास का सिद्धांत। तो बेटा ऑप्शन लिख रखा है जैव विकास का सिद्धांत को प्रतिपादित किया था, तो ऑप्शन हो जाएगा ए। ऑप्शन ए क्या है? चार्ल्स डार्विन। जबकि ग्रेगा जोग मेंटल ने जो सिद्धांत दिया था वो दिया था अनुवांशिकता का सिद्धांत। जबकि अमृता देवी बिश्नोई ने जो दिया था वो दिया था वन्य जीव संरक्षण का सिद्धांत। स्टेनले एल मिलर ने जो दिया था वो दिया था जीवन की उत्पत्ति का सिद्धांत, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे बच्चे, अगला क्वेश्चन कह रहा है जीवाश्म ईंधन जलाने पर देता है। तो बेटा जीवाश्म जो ईंधन होता है, जो कि जीवाश्म ईंधन किसे कहते हैं? जो कि मिट्टी पर खोदने पर, यानी कि धरती में खोदने पर जो भी चीज़ प्राप्त होती है उसे जीवाश्म बोलते हैं। अब जीवाश्म ईंधन की अगर हम बात करेंगे तो बच्चे
पुराने ज़माने में किसी कारणवश जो भी जीव जंतु जानवर पेड़ पौधे दब गए थे, उनसे जो है एक पेट्रोल बन गया, उनसे क्या बन गया, पेट्रोलियम बन गया। ठीक है, यानी कि उनकी हड्डियों से या उनके जलने से क्या बन गया, पेट्रोलियम बन गया। तो वहाँ जीवाश्म ईंधन जो बन का आया, जैसे कि जीवाश्म ईंधन की बात करेंगे, पेट्रोल क्या है, पेट्रोल एक जीवाश्म ईंधन है जो कि प्रकृति द्वारा धरती से क्या आता है, लिया जाता है। तो बच्चे पेट्रोल क्या है, जीवाश्म ईंधन है। तो जीवाश्म ईंधन से जो उत्पत्ति होती है, तो अगर जीवाश्म ईंधन के जाने अब हम जीवाश्म, जब देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, अब हम जीवाश्म ईंधन यानी कि पेट्रोल को अगर हम जलाएंगे तो उससे कौन सी गैसें प्राप्त होंगी। तो बेटा क्या रहा है, जीवाश्म ईंधन के जलाने पर मिलता है, यानी कि जीवाश्म ईंधन जलाने पर देता है। तो बेटा जीवाश्म ईंधन को तुम जलाओगे तो बेटा कार्बन ही मिलेगा, कार्बन का ऑक्साइड ही मिलेगा और नाइट्रोजन का ऑक्साइड ही मिलेगा, जबकि सल्फर का ऑक्साइड ही मिलेगा। तो जीवाश्म ईंधन को जलाने पर क्या क्या मिलते हैं बच्चे, तो बेटा ये 3 ऑप्शन मिलते हैं। देखो, कार्बन का ऑक्साइड ही मिल जाएगा, किसका ऑक्साइड मिल जाएगा, कार्बन का ऑक्साइड ही मिलेगा, नाइट्रोजन का ऑक्साइड ही मिलेगा और सल्फर का ऑक्साइड ही मिलेगा। तो जीवाश्म ईंधन को जलाने पर देता है कार्बन का ऑक्साइड, सही है, ये भी नाइट्रोजन का ऑक्साइड, ये भी सही है, सल्फर का ऑक्साइड, ये भी सही है। तो उपरोक्त सही सभी। तो बेटा जीवाश्म ईंधन को जलाने पर देता है सभी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन की अगर बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन उपखंड ख स्टार्ट हो गया। उपखंड ख की बात करेंगे तो बेटा अब स्टार्ट हो गए हैं सवाल। ठीक है, सवाल की अगर हम बात करेंगे बच्चे, देखो 21वां सवाल दे रखा है, या 21वां जो क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है आपको न्यूमेरिकल। नीचे दिए गए परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच, बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध ज्ञात करना है। तो बेटा इसको मान लेंगे R1, इसको क्या मान लेंगे R2, इसको मान लेंगे R3। बच्चे बताओ R1 बे R2 कौन से क्रम है, आमने सामने तो कौन से क्रम होगा, पार्श्व क्रम होगा। पार्श्व क्रम कौन से क्रम बोलते हैं बेटा, समांतर क्रम बोलते हैं। तो समांतर क्रम का देखो R1 बे R2 ऐसे लिखा जाएगा बेटा, R1 बे R2 कौन से क्रम में, समांतर क्रम में है। समांतर क्रम का फॉर्मूला होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, 1/r की अगर हम बात करेंगे तो 1/r1 का मान दे रखा बच्चे, R1 का मान कितना रखा है 2 ओम, और R2 का मान कितना रखा है, वो भी दे रखा है 2 ओम। R2 का मान भी कितना रखा है 2 ओम। हर समान है, हर का एक ले लेंगे, ऊपर जोड़ देंगे, 1 और 1 जोड़ेंगे 2 आ जाएगा। कैलकुलेशन करते हो 1/1 आ जाएगा। तो बेटे R का जो मान आ गया वो कितना आ गया बच्चे, 1 ओम आ गया। कितना आ गया, 1 ओम। इस चित्र की बात करेंगे तो बेटा इन दोनों को मिटाने के बाद चित्र जो बनकर आ जाएगा बच्चे, वो बनकर आ जाएगा। देखो ये चित्र जो बनकर आ गया बच्चे, अब ये आ गया, यहाँ पे देखो इस टाइप से देखो चित्र, देखो ये बनकर आ गया बच्चे, यहाँ पर आ गया 1 ओम, और 1 ओम किसका मान आ गया, वो आ गया R का मान। तो बच्चे आप बताओ कि R3 बे R कौन से क्रम में है। तो हम बोलेंगे बच्चे एक ही तार पर है, दोनों कौन से तार पर है, एक ही तार पर। तो हम बोलेंगे बच्चे R3 बे R कौन से क्रम में है बच्चे, श्रेणी क्रम में है। तो श्रेणी क्रम का फॉर्मूला होता है R बराबर, अब R के अकॉर्डिंग चलो तो R3 प्लस R। तो बेटा ये भी R है, ये भी R, तो इसे R डैश मान लेंगे। R डैश का जो मान मान लेंगे वो मान लेंगे हम R3 का मान दे रखा बच्चे, दे रखा 2, जबकि R का मान कितना रखा, वो दे रखा 1। तो R3 का जो R डैश का मान जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 3 ओम। तो बेटा कह रहा है नीचे दिए गए परिपथ में बिंदु ए तथा बी के बीच तुल्य प्रतिरोध कितना होगा। तो बेटा तुल्य प्रतिरोध जो आएगा कितना आएगा, वो 3 ओम आएगा। ठीक है, अगले सवाल की बात करते हैं। अगला सवाल देखो 4 नंबर का सवाल था, आपको सीधे यही तरीका लगाना है जैसे मैंने आपको बताया है। 4 नंबर आपके करेक्ट, पूरे 4 नंबर आपको मिलेंगे इस लेवल पे ही। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अवतल लेंस कौन सा दे रखा है बेटे, अवतल लेंस दे रखा है। अवतल लेंस की अगर हम बात करेंगे तो बेटा ये जो लेंस है, ये लेंस कौन सा बताओ, ये अवतल लेंस है। मैं बताता हूँ ये कौन सा लेंस है, अवतल लेंस है। ठीक है, अवतल लेंस की फोकस दूरी इधर बनेगी अवतल लेंस की, और इधर जितने जो भी पॉइंट इधर बनेगा वो काय का होगा, माइनस का। इधर की साइड में जो पॉइंट होगा वो काय का होगा, प्लस का होगा। तो बेटा अवतल लेंस की फोकस दूरी दे रखी है, अवतल लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 15 सेंटीमीटर। तो बेटा फोकस दूरी दे रखी है, एफ का मान दे रखा माइनस के 15 सेंटीमीटर, क्योंकि लेंस के इधर की साइड में अगर कोई भी वस्तु या कोई भी दूरी इधर की साइड में होगा तो काय में रखेगी, बताओ, वो माइनस में रखेगी। और अवतल लेंस के अंदर फोकस दूरी भी कायम होती है बच्चे, फोकस दूरी भी कायम होती है, माइनस में होती है। यू का मान भी कायम होता है, माइनस में होता है, और बी का मान भी कायम होता है, माइनस में होता है। देखते हैं निकाल के इसको। किसी अवतल लेंस की फोकस दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो फोकस दूरी माइनस के 15 सेंटीमीटर मान ली। वस्तु को लेंस से कितनी दूरी पर रखी जाए, तो बेटा यू का मान निकलवा रहा है, कितनी दूरी पर रखी जाए कि
कितनी दूरी पर रखे जाए कि उसका प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। प्रतिबिंब 10 कितनी दूरी पर बने बताओ? 10 सेंटीमीटर दूरी पर बने। किस पे बने बताओ? 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बने। ठीक है, तो बेटा माइनस के 10 सेंटीमीटर। ठीक है, लेंस है तो लेंस के लिए हम फार्मूला लगा देंगे। चलो इधर करते हैं सवाल को, इधर इसको मिटाते हैं। देखो, तो लेंस के लिए जो फार्मूला होता है बच्चे, लेंस के लिए फार्मूला, किसके लिए? लेंस के लिए फार्मूला, लेंस के लिए। तो बेटा फार्मूला जो होता है वो होता है 1/f बराबर 1/b और माइनस के 1/u। f का मान कितना रखा है बच्चे? f का मान दे रखा है 15, तो 1/ माइनस के 15 बराबर 1/b का मान दे रखा है माइनस के 10, माइनस के 10 1/ माइनस के 10 1/u का मान। बेटा काय का माइनस में काम आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, तो 1/ माइनस के 15 और ये आ जाएगा प्लस में 1/10 बराबर 1/b, सॉरी 1/u। इसकी गुणा से करेंगे तो भैया आ जाएगा माइनस के 10 और प्लस के 15 बटे 15 गुणा 10। ठीक है, तो बराबर क्या आ जाएगा 1/b। तो ऊपर कैलकुलेशन करेंगे तो 5 आ जाएगा और नीचे आ जाएगा है माइनस रह जाएगा, नीचे आ जाएगा माइनस के 15 गुणा 10 बराबर 1/b। 15 5 तिया 15, 5 तिया 15, तो नीचे आ जाएगा माइनस के 3 गुणा 10 बराबर 1/b। तो बेटा देखो 1/b बराबर जो आ गया 1/ माइनस का वो भी कितना 30, तो b का मान कितना आ गया माइनस के 30 सेंटीमीटर। ठीक है, माइनस के 30 सेंटीमीटर। आगे सवाल क्या रहा है? वस्तु कितनी दूरी पर बनेगी? तो वस्तु लेंस से कितनी दूरी पर रखी जाए? तो बेटा हम बोलेंगे माइनस के 30 सेंटीमीटर दूरी पर। फिर आगे सवाल करा है कि लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन भी ज्ञात करो। आवर्धन को डिपेंड करते हैं m से, तो वो होता है b/u के बराबर, b/u के बराबर m बराबर हो जाएगा b का मान कितना आ गया बच्चे? तो b का मान आ गया हमारे पास माइनस के 30, जबकि u का मान, ये बेटा u का मान है, बेटा ये थोड़ी मिस्टेक हुई है, u का मान है बच्चे, ये किसका मान है? ये u का मान। तो बेटा u का मान कितना आ गया? ये u का मान आ गया, देखो u का मान जो आ गया वो आ गया बच्चे माइनस के 30, जबकि b का मान जो है, b का मान दे रखा है माइनस के 10, माइनस से माइनस कट जाएगा तो बच्चे m का मान आ जाएगा 10/30, तो बेटे m का मान आ जाएगा 1/3। ठीक है, सही है। अगले सवाल पर बात करेंगे, 4 नंबर का सवाल ये था, अगले सवाल पर बात करेंगे। तो बेटा अगला सवाल दे रखा है सवाल नंबर 23 में, मैंगनीज का विशिष्ट प्रतिरोध, मैंगनीज का विशिष्ट प्रतिरोध को जो रिप्रेजेंट करते हैं बच्चे, वो रिप्रेजेंट करते हैं हम रो से। विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा, वो रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रो से। तो बेटा विशिष्ट प्रतिरोध दे रखा है 44 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 ओम मीटर। सही है। इसके 2 सेंटीमीटर लंबे तार, तो लंबाई कितनी रखी है बच्चे? लंबाई दे रखी है 2 मीटर, लंबाई कितनी रखी है? 2 मीटर। 2 मीटर लंबे तार 22 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 मीटर स्क्वायर परिक्षेत्र का क्षेत्रफल। तो बेटा ये दे रखा है ए का मान दे रखा है 22 गुणा 10 की पावर माइनस के 6 मीटर स्क्वायर। तो कह रहा है, सवाल कह रहा है वाले तार का प्रतिरोध ज्ञात करो। तो किसका मान ज्ञात करवा? तो अच्छी ये बात ज्ञात करवा रहा है प्रतिरोध, यानी कि आर का मान क्या कर रहा है? ये ज्ञात करवा रहा है। तो हम जानते हैं आर बराबर फार्मूला जो होता है वो होता है रो L/A। तो बेटा आर का मान अगर हम निकालेंगे तो रो का मान दे रखा है 44 गुणा 10 की पावर माइनस के 8 और लंबाई दे रखी है बच्चे 2 बटे में ए का मान दे रखा है 22 गुणा 10 की पावर 6। ठीक है बच्चे, 22 दूनी 44, तो बेटा का 2 फिर कट जाएगा, पावर 6 है ऊपर पावर 8 है तो माइनस की 2 रह जाएगी। तो बेटा आर का मान रह जाएगा, आर का मान जो रह जाएगा बच्चे वो आर का मान रह जाएगा आर इजिकल टू आ जाएगा हमारे पास 2 गुणा 10 की पावर माइनस के 2, 10 की पावर माइनस के 2, क्योंकि 6 कट गई है और गुणा में कितना रह गया 2। तो बेटा आर का मान आ जाएगा, इसकी गुणा से करेंगे तो 4 2 दूनी 4, 10 की पावर माइनस के 2 ओम, 10 की पावर माइनस के 2 ओम। ठीक है, ये सवाल भी हो गया। अगला सवाल की अगर हम बात करेंगे, देखो 4 नंबर का सवाल हो गया। अगले सवाल की अगर बात करें 24वां सवाल 6 नंबर का आएगा। मानव नेत्र की संरचना का सचित्र वर्णन कीजिए या अधः वाला कर दो। अधः वाला दे रखा है बेटा, एक घर में 100 वाट के 15 विद्युत लैंप प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं। तो बेटा ऊपर जो है आपका मानव नेत्र का चित्र बनाकर उसका
उसकी 12 से 15 वो हेडिंग होती हैं। सारी हेडलाइन आपको लिखनी है, जैसे कि कोराइड क्या होता है, निध तारा क्या होता है, निध बिंदु क्या होता है, रेटिना क्या होता है, पुतली क्या होती है, और अंत बिंदु क्या होता है, दूर बिंदु क्या होता है, सैरा प्रकाश सिरा क्या होता है। सारे 8 के 8 पॉइंट लिखने हैं। तो आप ग्राफ बना के, आप मानव नेत्र का ग्राफ बना के उसके बारे में सब पूरी डिटेल लिख देनी है। या आपसे वो नहीं हो रहा तो बेटा ये आपको जो है खुद ही करना है, ठीक है। आपसे अगर ये नहीं हो रहा तो बेटा नीचे वाला मैं करा रहा हूँ, न्यूमेरिकल मैं करा रहा हूँ इसका, देखो न्यूमेरिकल मैं इसका करा रहा हूँ। देखो तो ये तो सवाल हो गया है। आर का मान जो आ गया बच्चे, वो आर का मान कितना आ गया, यहाँ पे लिख रखा है 4 × 10⁻⁻2 ओम -2। अब ये वाला सवाल करते हैं। देखो सवाल नंबर करते हैं 24वां सवाल पर कह रहा है, देखो कह रहा है कि एक घर में 100 वाट के 15 विद्युत लैंप हैं। तो बेटा ये लैंप यानी कि किसका मान है बताओ, पी का मान दे रखा है बेटा, यहाँ पे दे रखा है देखो पी का मान दे रखा है। देखो 100 वाट के कितने वाट के, 100 वाट के कितने हैं बेटा, 100 वाट के कितने हैं, ये है 15। तो बेटा पी का मान टोटल कितना आ जाएगा हमारे पास 1500 वाट। कितने वाट आ जाएगा, 1500 वाट, ठीक है। 15 विद्युत लैंप प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं। तो बेटा घंटे कितने रखें, घंटे दे रखे हैं बच्चे, घंटे दे रखे हैं 6 घंटे, प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं, प्रतिदिन 6 घंटे जलते हैं। कितने दिनों तक जलते हैं बेटा, 1 माह तक लो। कितने दिन तक लो बताइए, 1 माह तक। तो बेटा दिन कितने दे रखे हैं, दिन दे रखे हैं 1 माह। कितना दे रखा है, 1 माह। 1 माह की बात करेंगे बताओ बेटा कितना दिन बताओ हमारे पास, 1 माह में कितने दिन होते हैं, 1 माह में 30 दिन होते हैं, ठीक है। तो कह रहा है फिर सवाल, इतना सवाल देखो जरा, पहले इतने सवाल करते हैं बेटा। हम निकालते हैं यूनिटों की संख्या। एक फार्मूला होता है हमारे पास, होता है यूनिटों की संख्या। यूनिटों की संख्या बराबर फार्मूला होता है बच्चे, वो होता है वाट गुणा घंटे, वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000। वाट दे रखे हैं, वो दे रखे हैं 1500 वाट। कितने दे रखे हैं, 1500 वाट। घंटे कितने दे रखे हैं, 6 दे रखे हैं। और दिन कितने दे रखे हैं, 30 बटे में कितना है 1000। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से ये दोनों जीरो कट गए। तो यहाँ पे रह गया, वो रह गया 15 × 6 × 3, सही है। 15 छक्का 90, 15 छक्का 90 और गुणा करेंगे हम 3 से। तो बेटा यहाँ पर जो आ जाएगा बच्चे, यहाँ पर जो आ जाएगा डायरेक्टली वो आ जाएगा 9×27 यानी कि 270 यूनिट। 270 यूनिट किसकी आ गई हैं, तो बेटा 270 यूनिट जो आ गई है वो आ गई है हमारे, किसके आ गए, लैंपों की यूनिट आ गई हमारे पास। यानी कि यूनिटों की संख्या जो आ गई है, यूनिटों की संख्या किसकी आई है, यूनिटों की संख्या बेटे किसकी आई है, यूनिटों की संख्या जो आई है किसकी आई है, वो आई है लैंपों की। किसकी आई है, लैंपों की, ठीक है बच्चे। अब बात करते हैं देखो आगे, फिर क्या रहा है सवाल में, क्या रहा है, ठीक है। 300 वाट का एक रेफ्रिजरेटर 10 घंटे। तो रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे तो बेटा रेफ्रिजरेटर का जो वाट दे रखा है, जो पी दे रखा है, वो कितना रखा है 300 वाट। कितना रखा है 300 वाट। रेफ्रिजरेटर 300 वाट 10 घंटे काम करता है। तो बेटा समय कितना रखा है, घंटे कितने रखें, घंटे दे रखें बच्चे 10 घंटे। कितने दे रखें 10 घंटे। और कितने दिन तक कार्य करता है बेटा, ये भी करता है 1 माह तक लो, 1 माह तक कार्य ये भी करता है। हम बोलेंगे बच्चे 30 दिन। क्या बोलेंगे, 30 दिन। तो बेटा रेफ्रिजरेटर की बात करेंगे, रेफ्रिजरेटर की अगर बात करेंगे की यूनिट की बात करेंगे तो बेटा क्या होता है फार्मूला होता है वाट गुणा घंटे गुणा दिन बटे 1000 वाट कितने दे रखे हैं, वाट दे रखे हैं 300। घंटे कितने दे रखे हैं, घंटे दे रखे हैं 10। और दिन कितने दे रखे हैं, दिन दे रखे हैं 30 बटे में कितना 1000, बटे में कितना 1000। 1 जीरो से 1 जीरो, 2 जीरो से 2 जीरो। तो यहाँ पर जो आ जाएगा बच्चे 2 जीरो काट दो, यहाँ पर जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 × 10 × 3। यहाँ पर जो आएगा 3 3 9 90 यूनिट। कितना यूनिट आ जाएगा 90 यूनिट। तो बेटा यूनिट कितनी आ गई, देखो यूनिट आ गई हमारे पास। अच्छा रेफ्रिजरेटर की जो यूनिट आ गई, रेफ्रिजरेटर की यूनिट जो आ गई वो आ गई हमारे पास 90 यूनिट। रेफ्रिजरेटर की जो यूनिट है वो कितनी है, रेफ्रिजरेटर की यूनिट आई है बच्चे वो कितनी आई है 90 यूनिट। और जबकि लैंपों की जो यूनिट आई है वो कितनी आई है बताओ, वो आई है हमारे पास 270 यूनिट। अब दोनों यूनिट को जोड़ दो, इतना मैं साफ करता हूँ, यहाँ को जगह बनाता हूँ। दोनों यूनिट क्या करेंगे बताओ, हम जोड़ देंगे, ठीक है।
हम बोलेंगे कुल यूनिट, हम बोलेंगे बच्चे यहाँ पे जो आ गया वो आ गया हमारे पास कुल यूनिट। कुल यूनिट की अगर बात करेंगे, कुल यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो बेटा एक तो यूनिट आई है हमारे पास लैंपों की यूनिट। लैंपों की यूनिट कितनी है 270, और रैपिड जनरेटर की यूनिट कितनी आई है बच्चे, वो आई है हमारे पास 90। दोनों को जोड़ेंगे 0 9 6 और हमारे पास 360, कितना आ जाएगा 360। तो बेटा टोटल यूनिट जो आई है वो कितने आ गई, टोटल यूनिट कितने आ गए 360। रुपए की अगर हम बात करेंगे बच्चे, रुपए की, क्यों रुपए भी दे रखें क्योंकि क्या सवाल करा रुपए की बात करेंगे तो 300 यूनिट में कितने रुपए में, एक यूनिट कितने रुपए की है, एक यूनिट जो है ना वो कह रहा है प्रति यूनिट पता कितने रुपए की है, 2.2 रुपए की, यानी कि 2.50 पैसे, यानी कि एक यूनिट कितने रुपए की है 2.50 पैसे। तो बेटा उसके जो यूनिट आई है उसमें रुपए से गुणा मार दो 2.50, सही है, गुणा मार दें, कैलकुलेशन करेंगे तो बेटा 360 गुणा 2.50, ऐसा अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो कितने जीरो बढ़ेंगे, है तो जीरो बढ़ेंगे 2, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, यहाँ कितना रह जाएगा 36 गुणा कितना रह जाएगा 25, 36 गुणा 25 रह जाएगा, यहाँ रह जाएगा 36 गुणा 25, 36 गुणा मारेंगे 25 से तो बेटा यहाँ पर आ जाएगा, देखो 25 छक्का 150 150 का जीरो हासिल लगे 15, सही है, 25 दिए 75 और 15, 75 और 15 कितने हो गए, 75 और 15 हो गए 90, कितने हो गए 90। तो बेटा यहाँ गुणा करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 900 रुपये, कितने आ जाएंगे बताओ, हमारे पास आ जाएगा बच्चे 900 रुपये, ठीक है। तो बेटा आप चाहो तो जो आपका सवाल नंबर ये दे रखा, तो आप चाहो तो नैतिक संरचना कर दो, नहीं आप अगर ये नहीं करना चाहते तो आपको करना पड़ेगा न्यूमेरिकल जो होगा वो इस लेवल से होगा जिस लेवल से मैंने न्यूमेरिकल करा दिया है, ठीक है, यूनिट वाला सवाल। अगले सवाल पर अगर हम बात करेंगे तो बेटा उपखंड ख स्टार्ट हो गया, यानी कि अब स्टार्ट हो गया केमिस्ट्री में जो 25वां सवाल है वो क्या नंबर का आता है, वो 4 नंबर का आता है, यानी कि 2 नंबर पर 2 नंबर है ऊपर और 2 नंबर का है नीचे। देखो निम्नलिखित के आईपीएसी नाम लिखो, निम्नलिखित के आईपीएसी नाम, तो बेटा ये लिख रखा है एसिड कमल। एसिड कमल का जो फार्मूला होता है बच्चे वो होता है CH3COOH। इसका आईपीएसी की अगर बात करेंगे तो इसका आईपीएसी नाम हो जाएगा बेटा एथेनोइक अम्ल। क्या हो जाएगा, एथेनोइक अम्ल, क्योंकि इसमें ओइक अम्ल लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, ओइक अम्ल। कितने कार्बन, 2 कार्बन, 1 2 कार्बन के लिए कहलाएगा एथ, 2 कार्बन के लिए कहलाएगा एथ, और नंबर 1 पर क्या है ओइक अम्ल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा एथेनोइक अम्ल। इसकी अगर बात करेंगे फॉर्मल्डिहाइड का सूत्र होता है SCHO। तो कार्बन कितने हैं, एक के लिए क्या लगेगा मैथ, सिंगल बॉन्ड कहलाएंगे एन, और CHO का आईपीएसी नाम जो होता है वो होता है अल, तो बेटा इसका नाम हो जाएगा मैथिनल। तो एसिडिक अम्ल का जो आईपीएसी नाम हो गया, एसिडिक अम्ल का आईपीएसी नाम क्या हो गया, एथेनोइक अम्ल, जबकि फॉर्मल्डिहाइड का आईपीएसी नाम जो हो गया वो क्या हो गया, एथेनॉल। निम्नलिखित की संरचना सूत्र बनाइए। पेंट यानी पेंट माने हो गया बेटा हमारे पास 5 कार्बन, कितने कार्बन, 5 कार्बन। देखो उसका बना रहे हैं 1 कार्बन 1 2 3 4 और ये 5, कितने कार्बन 5, गिनती खुद कर दो कार्बन की, 1 2 3 4 5, सही है। सबसे आसान तरीका जो होता है बेटे वो ये होता है, कार्बन कितने 5 के लिए क्या लगता है पेंट, सही है, 5 मैंने मान लिए। सबके अंदर सिंगल बॉन्ड खुद लगाओ, सिंगल बॉन्ड हमने ये लगा दिए, सही है। अब कह रहा है नंबर 1 पर जो मानोगे आप इन माना होता है डबल बॉन्ड, तो नंबर 1 पर क्या बनाना है आपको, बनाना है इन। नंबर 3 पर जो बनाना क्या बनाना है आइन, तो आइन मतलब होता है बेटा ट्रिपल बॉन्ड। कितने बॉन्ड होते हैं, ट्रिपल बॉन्ड। बाकी एच दे दो, इसको एच दिए जाएंगे 2, एक एच यहाँ दे दिया हमने, एक एच हमने यहाँ दे दिया, इसको एच 1 दिया जाएगा, इसको भी एच 1 दिया जाएगा, इसको एच नहीं दिया जाएगा, 4 बॉन्ड पूरे हैं, सॉरी इसके 4 बॉन्ड, कार्बन 4 बॉन्ड लगाता है, इसके 4 बॉन्ड पूरे, इसके 4 बॉन्ड पूरे हैं, लेकिन बेटा इसके 4 बॉन्ड पूरे नहीं है, तो कितने एच दिएंगे, इसको एच दिएंगे 3। तो बेटा फार्मूला बन जाएगा हमारे पास CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C और फिर आ जाएगा CH3। तो बेटा पेंट बन इन 3 आयन का जो सूत्र हो जाएगा बेटा वो ये हो जाएगा। अब लिखा रखा है ब्यूटेनोइक अम्ल। ब्यूटेनोइक अम्ल में कार्बन मानो हमारे पास ब्यूट माने 4 कार्बन, 1 2 3 4 कार्बन के लिए 4 कार्बन मान लिया हमने, कार्बन 1 2 3 4। कार्बन नंबर 1 पर जो है ब्यूटेनोइक अम्ल, कार्बन नंबर 1 पर क्या है ओइक अम्ल, ओइक अम्ल का होता है COOH, ये बना लिया। 3 नंबर पर जो है, 3 नंबर पर जो लिख रखा है बेटा, 3 नंबर पर क्या है ब्रोमो, तो है हमने Br मान लिया, ठीक है। सिंगल बॉन्ड खुद लगाओ, यहाँ पे मैंने सिंगल बॉन्ड लगा दिया, लेकिन यहाँ पे एच लगाएंगे हम 3 एच की जरूरत है यहाँ पे, और यहाँ पे एच लगाएंगे 1 और यहाँ पे एच कितने लगाएंगे 2, ठीक है। तो 3 ब्रोमो ब्यूटेनोइक अम्ल का फार्मूला सूत्र हमारे पास ये बन गया, ठीक है। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं बच्चे, अगला क्वेश्चन दे रखा है सोडियम बाइकार्बोनेट को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने पर निम्नलिखित पदार्थ का नाम लिखिए। तो बेटा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है NaHCO3
को कितने में गर्म कर रहे हैं, 250 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम करेंगे सोडियम कार्बोनेट को 250 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करेंगे तो बनेगा बेटा Na2CO3 और प्लस CO2 और प्लस बनेगा हमारे पास H2O। क्या बनेगा, H2O। सोडियम कितनी है, 200 गुणा मार देंगे हम, तो बेटा क्या रहा है, सोडियम बाइकार्बोनेट को 250 डिग्री सेल्सियस गर्म करने पर निर्मित पदार्थ के नाम बताइए। तो बेटा निर्मित पदार्थ कौन कौन सा, एक हमारे पास सोडियम, कौन कौन सा पदार्थ मिल गया, एक मिल गया सोडियम कार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, और दूसरा क्या मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा क्या मिल गया, हमारा तीसरा मिल गया जल। ठीक है, अगला सवाल देखो, प्लास्टर ऑफ पेरिस के बनाने के विधि का समीकरण तथा दो उपयोग बताइए। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो बनता है वो बनता है बच्चे जिप्सम से। जिप्सम की अभिक्रिया कराएंगे हम 350 डिग्री सेल्सियस पर, 350 डिग्री सेल्सियस पर क्या बनता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस, प्लास्टर ऑफ पेरिस। देखो समीकरण लिख कर दिखा रहे हैं, तो समीकरण देखो इस टाइप से लिखे जाइए। जिप्सम का जो सूत्र होता है, जिप्सम का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 1/2 सॉरी 2H2O। सही है, इसको जो कर रहे हैं हम 350 डिग्री सेल्सियस पर करेंगे। प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो सूत्र होता है वो होता है CaSO4 1/2 H2O, साथ में 1.5 जल ईंधन निकल जाएगा। ठीक है, तो कह रहा है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस की बनाने का विधि का समीकरण लिखे, तो समीकरण ये लिखा हुआ है। ठीक है, दो उपयोग बताइए। तो पहला जो उपयोग हो जाएगा, अगर हम यूज़ की बात करेंगे, इसकी यूज जिसको हम बोलते हैं बच्चे उपयोग, उपयोग की अगर हम बात करेंगे तो पहला जो उपयोग होगा प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, प्रयोगशाला में अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में, अभिकर्मक के रूप में। नंबर 2 की अगर हम बात करेंगे तो बेटा टूटी हुई हड्डियों, हड्डियों के प्लास्टर करने में, टूटी हुई हड्डियों के क्या करने पर, प्लास्टर करने पर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो कह रहा है मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। सचित्र वर्णन करना है, क्या करना है बेटा, सचित्र वर्णन करना है। मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि का सचित्र वर्णन करना है। ठीक है, तो चित्र निकालते हैं। देखो चित्र, देखो ये मेथेन का चित्र है। किसका चित्र है ये, मेथेन का। तो बेटा मेथेन बनाने का चित्र, तो मेथेन किससे बनता है, मेथेन जो बनता है बच्चे, मेथेन की अगर हम बात करेंगे, मेथेन जो बनेगा हमारे पास CH3COONA से, ठीक है, COONA से मेथेन बनेगा। ठीक है, कहने मतलब यह है कि ये बनेगा हमारे पास, ये हमारे पास सोडियम एसीटेट प्लस कास्टिक सोडा क्या है, NOH है। इसको जब हम गर्म करेंगे CaO की उपस्थिति में, इसको जब हम गर्म करेंगे तो बनेगा बेटा CH4 मेथेन, और साथ में बनेगा Na2CO3। ये क्या बना हमारे पास, ये बना हमारे पास मेथेन, और ये क्या बना, सोडियम कार्बोनेट। क्या बना, सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो देखो सचित्र बढ़ने की बात करेंगे तो बेटा यहाँ पे एक बर्नर है, बर्नर से जिससे क्या निकलती है, गैस निकलती है, और यहाँ से गैस जलने से गैस जार हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। ये दे रखी है एक परख नली, यानी कि टेस्ट ट्यूब दे रखी है, इसमें टेस्ट ट्यूब को ऐसा बंद कर रखा है। ठीक है, ये तो इसमें जो पड़ा हुआ है, सोडियम एसीटेट की बात करेंगे तो बेटा इसके अंदर क्या है, देखो सोडियम एसीटेट की यहाँ लिख रखा है, तो बेटा इसके अंदर पड़ा हुआ है देखो CH3COONA, साथ में क्या पड़ा हुआ है, सोडा लाइन क्या है बताओ, ये सोडा लाइन तो है बच्चे, सोडा लाइन क्या है, प्लस साथ में क्या पड़ा हुआ है, इसमें पड़ा हुआ है NaOH। जब इसको हम गर्म करेंगे तो बेटा यहाँ से जो गैस निकल कर जाएगी, गैस कौन सी बनेगी, वो बनेगी हमारे पास CH4। कौन सी गैस जा रही है, CH4 लिख रहा है, डिलीवरी ट्यूब, यानी कि ये डिलीवरी कर रही है इस चीज़ को। और इसको जो है हमने, जो मेथेन गैस निकल रही है वो कहाँ से निकल रही है, मेथेन गैस जो निकल रही है बच्ची, वो निकल रही है ठंडे जल में। ठंडा जल हमने इसलिए रखा है क्योंकि मेथेन गैस गर्म होती है, ज्वलनशील होती है, बहुत तेजी से ऊपर भागेगी, तो इसलिए हमने काय में ठंडा कर रहे हैं, इसको हम ठंडा कर रहे हैं जल के अंदर। ठीक है, ऊपर क्या प्राप्त हो रही है, ऊपर कौन सी गैस प्राप्त हो रही है, मेथेन गैस प्राप्त हो रही है। इनर्टेड गैस जार, यानी कि ये गैस जार बना हुआ है, क्या बना हुआ है, ये गैस जार। नीचे क्या इकट्ठा हो रहा है, गैस इकट्ठा हो रहा है। नीचे क्या लिख रखा है, नीचे लिख रखा है वाटर, यानी कि ये सब क्या है, ये वाटर है, और लिख रहा है गैस जार स्टैंड। और ये क्या बताओ, ये बटे ये हमारे पास गैस जार स्टैंड, ये जो है ना हमारे पास, ये क्या है, ये गैस जार स्टैंड है। और इसमें गैस जार स्टैंड की बात करेंगे तो बेटा इसमें से कौन सी गैस निकल जा रही है, इसमें जा रही है मेथेन गैस। ठीक है, तो ये मेथेन गैस की विधि का
कह रहा है वो मेथेन गैस बनाने की विधि का सचित्र वर्णन करो। तो बेटा मेथेन गैस जो बनती है, प्रयोगशाला विधि की बात करेंगे तो प्रयोगशाला मेथेन गैस किस चीज़ से बनती है? तो मेथेन गैस बनती है सोडियम एसीटेट से। किससे बनती है? सोडियम एसीटेट की अभिक्रिया सोडा लाइन के साथ Ca की उपस्थिति में अगर हम अभिक्रिया करते हैं तो क्या बनता है? मेथेन गैस बनती है। साथ में क्या बनता है? सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, सचित्र वर्णन करेंगे चित्र कैसा बनेगा, वो इस लेवल पर बनेगा। ठीक है, अब पीछे पहुंचते हैं, फिर सवाल क्या कह रहा है? मेथेन बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण देते हुए सचित्र वर्णन कीजिए। मेथेन की कह रहा है वो मेथेन की निम्नलिखित अभिक्रिया लिखनी है। तो बेटा मेथेन की अभिक्रिया की बात करेंगे, सबसे पहले क्या कह रहा है? वो कह रहा है दहन करो मेथेन को। क्या करना है? मेथेन को करना है दहन करना है। ठीक है, मेथेन को करेंगे हम दहन। देखो मेथेन की दहन अभिक्रिया लिखेंगे। तो दहन अभिक्रिया की अगर हम बात करेंगे बच्चे, तो देखो दहन अभिक्रिया मेथेन का फार्मूला होता है CH4, और दहन करेंगे तो वो अभी पढ़ाया था मैंने अभी आपको। तो वायु की उपस्थिति में क्या करते हैं बताओ? दहन करते हैं तो क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ में क्या बनेगा? जल, और साथ में क्या बनता है? साथ में बनता है ऊष्मा, और साथ में बनेगा बेटा प्रकाश। क्या बनेगा? प्रकाश। तो कह रहा है मेथेन की निम्नलिखित समीकरण लिखनी है। पहले के समीकरण कौन सी लिखनी है? दहन अभिक्रिया। तो बेटा मेथेन का फार्मूला ये लिख रखा है, मेथेन को वायु की उपस्थिति में दहन करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनता है। समीकरण की बात करेंगे, गुणा की बात करेंगे तो बेटा 2 से गुणा यहाँ मार देंगे, और 2 की 2 से गुणा हम यहाँ मार देंगे। समीकरण 2 की अगर हम बात करें, तो कह रहा है मेथेन की अभिक्रिया किससे दिखानी है? ओजोन से दिखानी है। तो मेथेन का फार्मूला क्या होता है? CH4। किसे दिखानी है? ओजोन से। क्या होता है? O3। इसमें भी सेम टू सेम CO2 बनेगा, और साथ में क्या बनेगा? H2O बनेगा। रिएक्शन कंप्लीट की अगर बात करें, कार्बन ए के H कितने इधर? H इधर है बच्चे 4, इधर H कितने हैं? 2। तो बेटा यहाँ गुणा कितने से मारेंगे? 2 से मारेंगे। H कितने हो जाएंगे? यहाँ पे भी H हो जाएंगे हमारे पास 4, बराबर है। ऑक्सीजन इधर कितने हैं? ऑक्सीजन इधर 4 है, जबकि इधर ऑक्सीजन कितने हैं? इधर ऑक्सीजन है बच्चे, इधर ऑक्सीजन हमारे पास 3। तो आप 200 गुणा यहाँ मारो, तो आप 200 गुणा आप यहाँ मारो। ठीक है, तो बेटा H हो जाएंगे इधर, H कितने हो जाएंगे? इधर H हो जाएंगे H2O। तो बेटा इधर H हो जाएंगे 8, तो यहाँ गुणा कितने मारेंगे? 4 से। तो देखो कार्बन कितने हैं? 2। कार्बन है भी कितने हो गए? 2। H कितने हो गए? 8। तो है भी H कितने हो गए? 8। ऑक्सीजन कितने इधर? 3, जबकि इधर ऑक्सीजन कितने हैं? इधर ऑक्सीजन है हमारे पास 4 और 4 8, 4 और 4 8। तो बेटा है गुणा मारेंगे हम 8/3 से, 8/3 से 3 कट जाएगा, तो कितना रह जाएगा? 8 ऑक्सीजन रह जाएगा। अगली बात करेंगे सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन से अभिक्रिया। थर्ड की बात करेंगे तो बेटा मेथेन की अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश में। तो बेटा किसके प्रकाश में? सूर्य के प्रकाश में। सही है, सूर्य के प्रकाश में। तो बेटा है बनता है, वो बनता है क्लोरोफॉर्म CCl3 बनता है, वो बनता है हमारे पास HCl। ठीक है, गुणा मार लेंगे यहाँ से 2 से गुणा मार लेंगे। तो बेटा सवाल क्या था? मेथेन बनाने की प्रयोगशाला विधि का रासायनिक समीकरण देते हुए सचित्र वर्णन करना है। फिर कह रहा है मेथेन की निम्नलिखित अभिक्रिया दिखानी है। आपको दहन अभिक्रिया ये लिख रखी है, ओजोनिकरण अभिक्रिया ये लिख रखी है, जबकि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्लोरीन से अभिक्रिया ये लिख रखी है। आधा वाला क्वेश्चन नहीं करेंगे, आपको सिर्फ एक ही क्वेश्चन करके दिखाना। अगले क्वेश्चन पे हम पहुंचेंगे। तो बेटा लिख रखा है पुष्प के, हाँ अब स्टार्ट हो गई बायो, लास्ट वाला स्टार्ट हो गया बेटा बायो। तो बायो में कह रहा है पुष्प के कितने भाग होते हैं, इनके कार्य का वर्णन कीजिए। पुष्प के कितने भाग होते हैं, इनके कार्य का वर्णन करना है। ठीक है, तो अभी दिखा रहा हूँ मैं नेट पर आपको पुष्प के भाग। ठीक है, देखो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इन हिंदी, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इन हिंदी। देखते हैं नेट पर सर्च करके स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इन हिंदी। स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इन हिंदी। तो बेटा देखो ये बहुत सारे फूल पुष्प आ गए हैं। एक चित्र निकालते हैं, कोई भी ये वाला चित्र निकाल देखते हैं, स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर इन हिंदी। ठीक है, तो देखो पुष्प के कितने भाग होते हैं बेटा? पुष्प के 4 भाग होते हैं।
ठीक है, ये देखो, ये कर लिया हमने। पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है बच्चे वो होता है बाह्य दलपुंज। पहला भाग जो क्या होता है वो क्या होता है, वो होता है बाह्य दलपुंज। ये देखो, ये पुष्प क्या है बताओ, ये देखो, ये बाह्य दलपुंज है। पुष्प के 4 भाग होते हैं और पुष्प का पहला भाग क्या है, बाह्य दलपुंज। दूसरा भाग क्या है, दलपुंज। दूसरा भाग क्या है बताओ, दलपुंज। तीसरा भाग की बात करेंगे तो बेटा वो होता है पुंकेसर। तीसरा भाग क्या होता है, पुंकेसर। ठीक है, अब पुष्प को बिल्कुल शुरू से समझते हैं। देखो, पुष्प का नीचे वाला भाग जो होता है, जो कि पुष्प अपनी पेड़ से लटका, पेड़ के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं पुष्परंध्र। जिस पर पूरा पुष्प रुका हुआ होता है, जिस पर पूरा पुष्प रुका हुआ होता है इस लेवल पर, जिस पर पूरा पुष्प रुका हुआ होता है उसको बोलते हैं बेटा पुष्प आसन। पुष्प आसन के बाद पुष्प जब स्टार्टिंग में इस तरह का बंद होता है इस लेवल पर, तो उसको बोलते हैं बेटा बाह्य दल। क्या बोलते हैं उसको, बाह्य दल। ठीक है, जब बाह्य दल टूटता है, जब फूल खिलका आता है इस लेवल से, तो उसको बोलते हैं बेटा दल। तो देखो, नंबर 1 पुष्प का जो भाग हो गया वो क्या हो गया वहां पर, बाह्य दल। और नंबर 2 पुष्प का जो भाग होता है वो क्या होता है, दल। नंबर 3 पर अगर हम बात करेंगे पुष्प की, तो नंबर 3 पर ये वाला भाग है। इस वाले भाग का नाम क्या होगा, वो होगा पुंकेसर। पुंकेसर जो होता है पुष्प का नर भाग होता है। पुंकेसर जो होता है पुष्प का तीसरा भाग होता है और पुष्प का नर वाला भाग होता है। ठीक है, जिसमें लघु बीजाणु ध्वनि, पराकोश और पराकण होते हैं। पुष्प के 4th नंबर की बात करेंगे तो पुष्प का 4th नंबर ये है, जिसको बोलते हैं हम स्त्री केसर या जयांग। स्त्री केसर या जयांग जो पुष्प का 4था भाग होता है, जिसमें 3 भाग पाए जाते हैं, वर्तिकाग्र, वर्तिका और बदिय पुंकेसर। तो बेटा मैं बताऊंगा, पुष्प के 4 भाग होते हैं। पहला भाग जो होता है वो होता है बाह्य दलपुंज, बाह्य दलपुंज, सही है। दूसरा भाग जो होता है वो होता है दल। दूसरा भाग क्या होता है, वो होता है दल, जो कि डिफरेंट कलर का होता है। ठीक है, तीसरे भाग की बात करेंगे तो तीसरा भाग जो होता है वो होता है पुंकेसर, जिसको बोलते हैं पुमंग, जो कि पुष्प का नर वाला भाग होता है। चौथे भाग की अगर हम बात करेंगे तो पुष्प का 4था भाग जो होता है वो होता है स्त्री केसर, जिसको जयांग बोलते हैं। क्या बोलते हैं जिसको, जयांग, जिसमें वर्तिकाग्र, वर्तिका और पुंकेसर होता है। कभी एक क्लास इसी बात के ऊपर हम आपको बिल्कुल सही तरीके से पढ़ाएंगे। ठीक है, चलो अब बेटा क्या कर रहा है कि इन सभी भाग के कार्य क्या होते हैं। बाह्य दल का जो कार्य होता है पूरे पुष्प को क्या कर रहा है, पूरे पुष्प की सुरक्षा करना होता है। जबकि दल का जो कार्य होता है पूरे पुष्प का बेट को संभालने कार्य होता है। पुंकेसर का जो 3rd नंबर, जो पुष्प का तीसरा भाग है पुंकेसर, जिसको पुमंग बोलते हैं। पुमंग, जिसको जो पुष्प का नर वाला भाग होता है, उसका कार्य जो होता है बच्चे, उसका कार्य जो होता है पराकणों को इकट्ठा करना, यानी पराकणों को उत्पन्न करना। जबकि जो स्त्री केसर जिसको हम जयांग बोलते हैं, जिसमें वर्तिकाग्र पुंकेसर ये वाला भाग जो होता है, इसमें जो होता है परागनली होती है। परागनली में परागण आता है और परागण से नए पुष्प बनाने का कार्य होता है। तो बेटा ये पुष्प की बात होगी। अब पहुंचते हैं पिछले टॉपिक पर। ठीक है, पुष्प के कितने भाग होते हैं, इनके कार्य बताओ। मैंने बता दिया है। अब हेड 1, अब अगला क्वेश्चन है 4 नंबर का, काय के जनन क्या है, इनकी विधि का वर्णन कीजिए। तो बेटा काय के जनन किसे बोलते हैं। काय के जनन स्पेशली गन्ने में होता है, या हमारे पास पॉपुलर वाले पौधे में होता है, या गुलाब के पौधे में होता है। काय के जनन किसे कहते हैं, पुष्प के किसी ऐसे भाग को काटकर, पुष्प के किसी ऐसे भाग को काटकर जो कि पौधे को उगाने के लिए उत्तरदायी होता है। तो हम परिभाषा डाट बोलेंगे, किसी भी पुष्प के ऐसे भाग को काटकर जो कि काय के प्रबंधन में क्या होता है, क्रियाशील होता है, काय के प्रबंधन कर सकता है। यानी कि पुष्प के ऐसे भाग को काटकर जिसमें आँख होती है। जैसे गन्ने को काटेंगे, गन्ने को क्या होती है, आँख होती है। गुलाब का टहनी काटेंगे तो उसमें क्या होनी चाहिए, आँख होती है। सही है, तो हम बोलेंगे पुष्प के किसी ऐसे भाग को काटकर जिसमें काय के जनन करने की क्या होती है, क्षमता होती है। उसको अनुकूल परिस्थिति में बो देने पर, यानी उगा देने पर नए पुष्प बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी, हमारे पास काय के जनन कहलाएगी। काय के जनन की अगर हम बात करें, काय के जनन 2 प्रकार का होता है। एक होता है प्राकृतिक काय के जनन, एक होता है कृत्रिम काय के जनन। प्राकृतिक काय के जनन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। यानी कि जो जनन होगा वो प्राकृतिक काय के जनन जो होगा वो होगा जड़ों द्वारा, पत्ते द्वारा और तने द्वारा। जबकि कृत्रिम काय के जनन जो होता है वो भी 3 प्रकार का होता है। वो होता है कलम द्वारा,
कलम लगाकर, दाव लगाकर और रोपण कर कर। ठीक है, तो बेटा ये वाला क्वेश्चन में देखो इस लेवल से लिखा जाएगा। सही है, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। अनुमासिकता की परिभाषा दीजिए, अनुमासिकता की परिभाषा दीजिए या परिभाषा लिखिए। तो बेटा अनुमासिकता एक पीढ़ी से प्रत्येक जीव अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए, सही है, प्रत्येक जीव अपनी पीढ़ी को बनाए रखने के लिए नए जीव की उत्पत्ति करते हैं। माता पिताओं के लक्षण पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना क्या कहलाता है? अनुमासिकता कहलाता है। तो अनुमासिक लक्षणों को पीढ़ी दर पीढ़ी पहुंचना, क्या कहलाता है? अनुमासिकता कहलाता है। अनुमासिकता की खोज किसने की थी? अनुमासिकता के जनक कौन है? तो अनुमासिकता की खोज की थी ग्रेगक जॉन मेंडल ने। सही है, मेंडल ने। उन्होंने अपने प्रयोग में किस पौधे पर प्रयोग किया था? तो बेटा उन्होंने प्रयोग किया था मटर के पौधे पर। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो बेटा अगला क्वेश्चन दे रखा है, संसाधनों के प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? इनके द्वारा आप अपने समाज को कैसे लाभदायक करेंगे? एक संक्षिप्त लेख समझाइए। संसाधनों यानी कि जो यातायात संसाधन होते हैं उसके बारे में आपको लिखना है। या फिर ये वाला सवाल तो आप कर सकते हो, लेकिन मैं नीचे वाला सवाल कराता हूँ। मानव हृदय का अनुदैर्घ्य काट का नामक चित्र बनाइए तथा उसकी संरचना का वर्णन कीजिए। तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण तंत्र का मार्ग भी प्रदर्शित कीजिए। तीर की सहायता से रुधिर परिसंचरण तंत्र का मार्ग भी हमें क्या करना है? बताना है बच्चे। ठीक है, तो देखो मानव के हृदय के अनुप्रस्थ काट का चित्र की अगर बात करेंगे तो बेटा ये मानव के हृदय का अनुप्रस्थ काट का चित्र है। ठीक है, अनुप्रस्थ काट क्या बताओ? देखो ये चित्र है। देखो इसमें डायरेक्टली मैं आपको देखो समझाता हूं, ऐसे ही देखो अनुप्रस्थ काट का चित्र है और वो सवाल में कह रहा है कि मानव के हृदय का अनुप्रस्थ काट का चित्र समझाइए। ठीक है, और आपको चित्र जो समझाना है वो समझाना है एक तीर के द्वारा। किसके द्वारा आपको समझाना है? आपको तीर के द्वारा। तो बेटा हम हृदय की बात करेंगे तो मानव का हृदय के अनुप्रस्थ काट के अगर हम बारे में बात करें तो बेटा मानव का हृदय 4 चैम्बर बटा होता है। 4 चैम्बरों में, यानी कि 4, जिसको हम बोलेंगे 4 बेसम होते हैं। 4 बेसम बोल दो या 4 कक्ष बोल दो। मानव का हृदय 4 कक्षों में बटा होता है, जिसमें 2 अलिंद और 2 क्या होते हैं? निल्य होते हैं। जिसमें 2 अलिंद और 2 निल्य होते हैं। ऊपर वाली की अगर हम बात करेंगे, देखो इस वाले भाग की अगर बात करेंगे तो ये वाला भाग अगर हम बात करें ऊपर, तो ऊपर वाला भाग जो हो गया, ऊपर वाला भाग जो है बच्चे वो है हमारे पास अलिंद। ऊपर वाला भाग क्या है? अलिंद। जबकि नीचे वाला भाग क्या है? निल्य। हृदय की अगर हम बात करेंगे तो हृदय के 4 भाग होते हैं। हृदय के 4 बेसम होते हैं, 4 कक्ष होते हैं। तो बेटा जिसमें 2 अलिंद होते हैं और 2 क्या होते हैं? निल्य होते हैं। हृदय को अगर मैं यहाँ से अगर कट करूँगा तो हृदय का ऊपर वाला भाग जो कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? अलिंद कहलाएगा। जबकि निचला वाला भाग क्या कहलाएगा हमारे पास? वो कहलाएगा हमारे पास निल्य। अगर मैं यहाँ से और कट कर दूँ, इस लेवल से और कट कर दूँ हृदय को, तो बेटा ये वाला जो भाग कहलाएगा ये कहलाएगा दायां और ये कहलाएगा हमारे पास बायां। तो बेटा हृदय के 4 बेसम होते हैं, यानी कि 4 कक्ष होते हैं। एक होता है दायां अलिंद, एक क्या होता है? दायां अलिंद। तो हम बोलेंगे बेटा बायां अलिंद। तीसरा भाग होता है वो होता है दायां निल्य। तो इधर होता है बायां निल्य। तो हृदय के 4 भाग होते हैं। एक होता है दायां अलिंद, बायां अलिंद, बायां निल्य, दायां निल्य। ठीक है, अगले अगर हम बात करेंगे तो दायां अलिंद की अगर बात करेंगे, दायां अलिंद में 2 भाग होते हैं। वो होते हैं 2 महाशिराएं होते हैं। एक होती है ऊपर, एक होता है शरीर के ऊपर महाशिरा। देखो एक होती है शरीर की ऊपरी महाशिरा, शरीर के ऊपरी भाग से महाशिरा। तो बेटा दाएं अलिंद में 2 महाशिराएं होते हैं। एक होती है ऊपरी महाशिरा जिसको अग्र महाशिरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अग्र महाशिरा कहते हैं, अग्र महाशिरा। और एक होती है शरीर के निचले भाग से महाशिरा जिसको बोलते हैं बेटा पश्च महाशिरा। क्या बोलेंगे? पश्च महाशिरा, पश्च महाशिरा। और बेटा अब देखो, अब कह रहा है कि ये तो हमने इसका कंडीशन पढ़ ली। अब मैं बता रहा हूँ कि आपको फुफ्फुसी धमनी द्वारा फेफड़ों से ब्लड जो होता है, फफूसी धमनी द्वारा फेफड़ों में ब्लड जो होता है, ब्लड जो जाएगा फेफड़ों में किसके द्वारा जाएगा? वो जाएगा फफूस धमनी द्वारा। जबकि ब्लड शुद्ध होकर जो वापस आएगा वो किसके द्वारा आएगा? वो आएगा फफूस सिराओं के द्वारा। ठीक है, तो बच्चे ये एक हमने बात समझा दी है। अब वो सवाल में ये भी कह रहा है कि आपको जो चित्र को समझाना है, अनुप्रस्थ काट का चित्र समझाना है, वो समझाना है आपको एक तीर के द्वारा। तो देखो तीर की सहायता लेते हैं हम। ठीक है, एक काम करते हैं हम ये वाला वो लेते हैं। ठीक, चलो
अब कह रहा है कि शरीर के विभिन्न अंगों से, शरीर के जो विभिन्न अंग होते हैं, शरीर के विभिन्न अंगों से जो अशुद्ध रुधिर आता है, शरीर के विभिन्न अंगों से अशुद्ध रुधिर जो आता है वो आता है बेटा महास्राव से। कहाँ से आता है? महास्राव से। तो महास्राव से आगा तो हम बोलेंगे कि शरीर के विभिन्न अंगों से जो रुधिर आगा वो आगा दाएं अलिंद में, दाएं अलिंद में होते हुए वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा हमारे पास दाएं निल्य में, दाएं निल्य से होते हुए वो जाएगा हमारे पास फुफ्फुस धमनियों में, फुफ्फुस धमनियों में जो अशुद्ध रुधिर है वो कहाँ जाएगा? वो जाएगा फेफड़ों पर, फेफड़ों में जो रुधिर शुद्ध हो जाएगा तो वो जाएगा फुफ्फुस सिराओं के द्वारा जाएगा वो बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद में होते हुए अशुद्ध रुधिर जाएगा वो जाएगा हमारे पास, वो जाएगा बच्चे बाएं निल्य में, बाएं निल्य से होते हुए शुद्ध रुधिर जाएगा वो जाएगा महाधमनी में, महाधमनी के द्वारा शरीर के विभिन्न अंगों में शुद्ध रुधिर विभिन्न अंगों में शुद्ध रुधिर क्या होता है? पहुंच जाता है। ठीक है, तो बच्चे डायरेक्ट बात मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो कि अशुद्ध रुधिर जो आता है वो महाशिराओं से आता है। शरीर के विभिन्न अंगों से जो अशुद्ध रुधिर होता है वो कहाँ से आता है? वो आता है महाशिराओं से। महाशिराओं से होते हुए कहाँ आता है? तो बेटा महाशिराओं से होते हुए वो जो आता है वो आता है दाएं अलिंद में। दाएं अलिंद से कहाँ जाता है? तो दाएं अलिंद से जाता है अशुद्ध रुधिर जाता है बेटा दाएं निल्य में, दाएं निल्य से होते हुए कहाँ जाता है? वो जाता है फुफ्फुस धमनियों में। फुफ्फुस धमनी उसको अशुद्ध रुधिर कहाँ भेजती है? वो भेजती है फेफड़ों में। फेफड़े क्या करते हैं? उस रुधिर क्या करते हैं? शुद्ध करते हैं। शुद्ध होकर जब रुधिर शुद्ध हो जाता है तो फुफ्फुस सिराओं द्वारा शुद्ध रुधिर कहाँ आता है? शुद्ध रुधिर आता है बाएं अलिंद में, बाएं अलिंद से होते हुए शुद्ध रुधिर जाता है बाएं निल्य में, बाएं निल्य से होते हुए शुद्ध रुधिर जाएगा वो जाएगा महाधमनी में, और महाधमनी से पूरे शरीर में शुद्ध रुधिर क्या हो जाएगा? हमारे पास फैल जाएगा। ठीक है, तो बच्चे सवाल ये कह रहा था लास्ट में कि क्वेश्चन कह रहा था कि बच्चे आपको जो है अनुप्रस्थ काट का, हृदय के अनुप्रस्थ काट का आपको चित्र बनाना है, लेकिन आपको चित्र समझाना है आपको तीर के द्वारा। तो जैसे जैसे मैंने आपको ये बताया है आपको इसी लेवल पर क्या लिखनी है? उसकी लैंग्वेज लिखनी है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा हो गया। अब मिलते हैं आपको नई क्लास में। ठीक है।